एक मुल्क जो दुनिया की कई सभ्यताओं से भी पुराना माना जाता है, एक ऐसा देश जिसके बारे में जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है फारस, जिसके बारे में हम 9वीं 10वीं से पढ़ना शुरू कर लेते हैं और वो आगे चलकर ईरान हो जाता है। और आज की तारीख में ईरान एक तरीके से दुनिया के अट्रैक्शन पॉइंट का केंद्र बना हुआ है। और ईरान अमेरिका इजराइल की जो वॉर है वो शुरू क्यों होती है, जो खामिनेई उनके सुप्रीम लीडर थे उनको मारा जाता है, उसके बाद जो घटनाक्रम आगे होने हैं या चल रहे हैं, उन सब पे तमाम तरीके से बात हम करेंगे, समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को मैं आपको कहूँगा बहुत तसल्ली बख्श तरीके से, इत्मीनान से देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको वो चेंज समझ में आए। वो एक दिन समझने के लिए आसान होगा जिस दिन खामिनेई की हत्या की गई या खामिनेई के जो ठिकाने थे उन पर बमबारी की गई। ईरान को लेकर के जो कहाँ से इसकी लकीर आ रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ फजर सिद्दीकी सर हैं, जो सीनियर रिसर्च फेलो हैं भारतीय वैश्विक मंच के। ये बहुत पुराना सर संस्थान है, इवन आज़ादी के पहले इंडिपेंडेंस 1943 में एस्टैब्लिश हुआ था ये भारतीय वैश्विक परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। तो आप तो सर लंबे वक्त से इससे जुड़े हुए हैं। तो मैं तो सर सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप तो ईरान गए होंगे ज़रूर। जी। ईरान गए, आप देखा कैसा है ईरान? जी। हमने ये पूरा सेटअप ही इसीलिए लगा रखा है ताकि एक मैप वर्ल्ड ला सकें। और ये जो देश है जिसको लेकर के पूरी दुनिया इस समय इसी की तरफ सब देख रहे हैं, यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। कहाँ से शुरू होती है सर ये कहानी? ईरान से शुरू होती है जब इस्लाम वहाँ आता है 8वीं सदी में, या फिर हम सीधे आ जाएं कट्टू नादिर शाह की बात कर लें, या फिर सीधे अमेरिका से जब झगड़ा शुरू होता है, या 90s में जब शाह पहलवी थे। थोड़ा सा आप ईरान के बारे में बताइए, ईरान क्या है? जो दर्शक पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे यूपीएससी की, या फिर इसमें अच्छी दिलचस्पी रखते हैं, उस पर एक डिटेल आ जाए। देखिए, ईरान एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है जी, और ये वो सिविलाइजेशन है जिसमें एक कंटिन्यूटी है। इसके पास अपनी ज़बान है, अपना कल्चर है, अपना सिस्टम है, अपना रूल्स है, अपनी पॉलिटिक्स है, अपने नाम्स हैं, अपनी वैल्यूज़ हैं। अब उन चीज़ों को लेके ईरान की आज की जनता भी हमेशा भी बहुत ही प्राइड फील करती है। तो ईरान का जब आप नाम लेते हैं तो पहली बात जो आती है कि इसके बाद ये बहुत ही सिविलाइजेशनल कंट्री है और बहुत ही स्ट्रांग रही है। इसने हमेशा कई वार लड़े हैं। एक ज़माने में जो है प्री इस्लामिक जो दौर था, वो सासानिद एम्पायर और बाइजेंटाइन एम्पायर की दो बड़ी बड़ी जंगें थीं, जो दो पूरे वर्ल्ड में दो ही मेजर पावर थे। एक तरफ सासानिद था जिसको आज हम ईरान कहते हैं, उससे बहुत सारे नाम आए इसकी हिस्ट्री में। फिर ज़माने में बाइजेंटाइन एम्पायर था जो यूरोप पूरा, जो इसको पूरे अटलांटिक तक, फिर यूरोप तक पूरा फैला हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करते करते जब वहाँ पे इस्लाम का जब इंट्रोडक्शन होता है वहाँ पे 8th सेंचुरी 7th सेंचुरी AD में, तब उसको एक नई तरह की दिशा मिलती है। फिर वो जो ईरान था उसमें एक इस्लामिक एज ए रिलीजन, एज ए कल्चर, वो चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं। तो ईरान का मानना ये है कि जब से ये इस्लाम हमारे उसमें आया तब से उसने हमारे सिस्टम में बहुत कुछ चेंज किया, कुछ चीज़ें इम्पोज की, कुछ चीज़ें इंटीग्रेट की, कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस की। और उसके बाद हम देखते हैं कि 15वीं सेंचुरी में जो है, 15th सेंचुरी में वहाँ पे शियाइज़्म बहुत तेज़ी से उभरता है। शियाइज़्म जो है, उससे पहले शियाइज़्म वहाँ पे था लेकिन बहुत ही पब्लिक स्टेज पे था, सिविल सोसाइटी के लेवल पे था, लोगों के बीच में था। लेकिन 15वीं सदी में जो शियाइज़्म जो है एक स्टेट रिलीजन बन के उभरा। उसके बाद से लेके आज तक वहाँ की आइडेंटिटी का हिस्सा जो है एक शियाइज़्म है और बहुत ही स्ट्रांग तौर पे है। उनकी साइकी में, उनके पॉलिटिक्स में, उनके रिलीजन में, उनके कल्चर में शियाइज़्म जो है पिछले 500 साल से उनकी सारी चीज़ों को शेप करता है, सारी चीज़ों को डिटरमिन करता है। और पहले रिलीजन के पहले कहीं न कहीं से शियाइट आइडेंटिटी है वो बहुत ही उनके अंदर स्ट्रांग है और उसमें उनका नेशनलिज्म भी वहीं से शेप होता है, उनकी पॉलिटिक्स भी वहीं से शेप होती है, उनका डे टू डे डिस्कोर्स वहाँ से शेप होता है, उनकी जो आज की पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है जिस पे रिजीम सर्वाइव कर रही है वो भी वहीं से गाइड होती है, वहीं से इंस्पायर होती है। तो शियाइज़्म बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा है ईरानियन सोसाइटी का और ख़ास करके पिछले 500 साल से। अब अगर हम बात करें जिसको हम कहते हैं मॉडर्न ईरान की बात करें आप, तो मॉडर्न ईरान जो शुरू होता है वो 20th सेंचुरी में, जब से वहाँ पे कजर डायनेस्टी के बाद जो पहलवी डायनेस्टी आई। पहलवी वहाँ पे जो है एक छोटा सा गांव है, वहाँ से अपने नाम को पहलवी डायनेस्टी को, वहाँ पे रज़ा पहलवी, फिर मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी, इसके बाद फिर उनके बेटे जो हैं जिनको आजकल आप देख रहे होंगे अमेरिका में बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं वो कि कैसे पहुँचे या वहाँ से जाके रिजीम को अपने टेक ओवर कर लें। तो वहाँ से शाह के बाद जो है आने के बाद एक हम देखते हैं नया ईरान, वो ईरान जिसने पहली बार मॉडर्न वर्ल्ड से अपने आप को इंगेज किया,
वो ईरान जिसने पहली बात अपने आप को वेस्ट के सामने लाया, वो ईरान जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ ऑयल इकनॉमी, वो ईरान जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक वेव, वो ईरान जहाँ हम देखते हैं कि एक 1905 में वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त से कॉन्स्टिट्यूशन रिवोल्यूशन आई, वो ईरान जहाँ हम देखते हैं कि पहली बार एक तरह का क्लर्जी क्लास उसने किस तरह से पॉलिटिकल को अपने आप में डोमिनेट किया, वहाँ की सोसाइटी को, वहाँ की पॉलिटिक्स को, वहाँ की कल्चर को, वहाँ की इकोनॉमी को। ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं 20वीं सदी के पहली और तीसरी दहाई में। वो जो था मॉडर्न ईरान का एक फाउंडेशन था, और उसने जो फाउंडेशन डाली तो उसमें 2-3 चीज़ें थी। पहली चीज़ ये थी कि वर्ल्ड वार का दौर था, ख़त्म हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो रहा था, उसी वहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कैसे कैसे अमेरिका का राइज होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो वो दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं, ईरान की पॉलिटिक्स, मॉडर्न ईरान, ईरान की मोनार्की, बढ़ता हुआ वेस्ट का दबदबा, फिर ईरान धीरे धीरे कहीं ना कहीं से कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का शिकार बनता है। फिर हम देखते हैं जो जिसकी लेगेसी आज हम देख रहे हैं जो ईरान की, वो ईरान है 1953 में, जब वहाँ के एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोसद्देक़ हुसैन को अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इसको डिसलॉन्च किया। तो ये कहानी जो है 53 से जो बात का जो ईरान है, वो ऐसी कंटिन्यूटी बनी हुई कि अगर हम ये कह सकते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है वो उसका समझिए कि आज उसका ये मोसद्देक़ हुसैन से शुरू होकर कहानी आज ख़त्म होती है खामेनी पे। जी, तो जो 53 में चेंज आया वो भी अमेरिका ने अपने तरीके से किया, और अब जिस चेंज का प्रयास कर रहे हैं अमेरिका, कितनी समानताएं देखते हैं दोनों में? देखिए, उस वक्त उस मामला था, उस वक्त ये था मामला कि कोल्ड वॉर अपने पीक पे था, शुरुआत भी हो चुकी थी, तकरीबन चीज़ें वहाँ हो रही थी। और दूसरी बात वो मामला वो था कि ऑयल की जो पॉलिटिक्स है वो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स का बहुत ही अहम हिस्सा है। 2 चीज़ों ने वहाँ की पॉलिटिक्स को बहुत डिटरमिन किया है, ऑयल ने और इजराइल ने, और ईरान उसमें कहीं ना कहीं से दोनों में इन्वॉल्व रहा है। तो मोसद्देक़ हुसैन ने पहली बार क्या किया, 53 में वहाँ की ऑयल कंपनी को जो इसको ब्रिटिश रन करती थी, उन्होंने उसको नेशनलाइज़ किया। तो अब अमेरिका और ब्रिटेन को लगने लगा कि अरे ये तो हमारा जो ऑयल पे पूरा हमारा दबदबा था, हमारी जो पूरी जिससे हम रेंट लेते थे, जिससे रेवेन्यू लेते थे, अब वो जो उनका शेयर था, ये आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि जिसके मुल्क से आप ऑयल एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसको ऑयल बेच रहे हैं, जहाँ पे ऑयल है उसको दे रहे हैं 20%, आप खुद दे रहे हैं 80%। अच्छा, ये इस तरह का इक्वेशन था। तो मोसद्देक़ हुसैन को इन लोगों ने, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, MI ने ब्रिटिश में, और अमेरिकन एजेंसी जो तक मुसाद, वो CIA नहीं थी उस वक्त, उसका कुछ और नाम था, इन दोनों लोगों ने मिलकर वहाँ पे डिसलॉन्च किया, वहाँ पब्लिक को फंडिंग किया वहाँ बहुत ज़्यादा। फिर अल्टीमेटली मोसद्देक़ हुसैन के जाने के बाद ईरान ने पहली बार समझा कि ये जो हमारा वेस्ट का इन्वॉल्वमेंट ये बढ़ता जा रहा है, और उसमें उन्होंने क्या काम किया कि वहाँ की जो मोनार्की थी, जो शाह पहलवी थे, उनका पूरा सपोर्ट था। उस वक्त तो रज़ा शाह पहलवी चले गए, इसलिए कि लोगों का बड़ा प्रोटेस्ट मार्च भी था, और उसमें पूरा सोसाइटी का बड़ा डिवीज़न था, कुछ लोग रज़ा शाह पहलवी के साथ थे, कुछ लोग जो है मोसद्देक़ के साथ थे, तो एक तरह का सोशल डिवीज़न था। उसका उन्होंने किस तरह से सिचुएशन को उन्होंने बहुत तरह कंट्रोल कर लिया। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट वहाँ बढ़ा, वहाँ ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, और उसके बाद होता ये है कि वहाँ की इकनॉमी में पूरा कंट्रोल होता है अमेरिकन फोर्सेस का, ब्रिटिश फोर्सेस का, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट में, जो उसके बाद जो मोनार्की को जो वो लेके आए रज़ा शाह पहलवी को, तो उनके बाद उनका बहुत ही स्ट्रांग इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। वो 60s का 70s का उसमें ये होता गया कि मतलब अमेरिका उस देश को चला रहा है, उस देश को ब्रिटेन चला रहे हैं, उसका पूरा जो सपोर्ट है मोनार्की, जो एक छोटा सा उन्होंने एक एलीट को तैयार किया, और उसके अलावा शाह का जो ऑटोक्रेसी थी वो बढ़ती चली आ रही थी, इसलिए उनकी पूरी इकनॉमी का कंट्रोल ब्रिटिश फोर्सेस कर रही थी, गवर्नमेंट कर रही थी, अमेरिकी गवर्नमेंट कर रही थी, और उनको एक तरह का पूरा सपोर्ट था अपने आर्म्स से, अपने वेपन से, अपनी इंटेलिजेंस से, और मासिद और रिजीम के बीच बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कनेक्ट बढ़ रहा था। वो डिस्कनेक्ट बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ गया था कि 53 से लेके 79 तक का जो दौर है, वो पूरा का पूरा अपनी पूरी सॉवरेंटी को, अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम को, अपनी इंडिपेंडेंस को, ईरान जो एज ए नेशन था, उन्होंने सब कुछ अमेरिका के हवाले कर दिया था। ये पूरी की पूरी 20th सेंचुरी का ईरान है, जो डिज़ाइन है 79 तक के डिज़ाइन है, बड़ा मॉडर्न सा दिखता है जी। वो उस वक्त के शाह के ज़माने में वो जो ईरान अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अलग होगा। वहाँ पे एजुकेशन भी थी, मॉडर्न एजुकेशन भी थी, वहाँ के अटायर बहुत अलग थे, वहाँ पे जो ड्रेस था बहुत अलग चीज़। अगर आज आप देखेंगे तो लगेगा, आपको यकीन नहीं होगा कि ये ईरान वही है जो आज हम देख रहे हैं। उस ज़माने का ईरान था, वहाँ पर लोगों के कपड़े पे जो अगर आप ज़रा सा भी कपड़ा अगर आपने ज़्यादा कवर करने की कोशिश की, व्हीलिंग बैन थी वहाँ पे। आप ये सोचिए, व्हीलिंग बैन थी, सरकार की तरफ से व्हीलिंग बैन थी। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहन सकते थे आप। वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की ज़बान, उस ज़माने में बहुत से लोग वेस्ट में पढ़ने लिखने गए। वो जो रज़ा शाह पहलवी थे, उन्होंने वेस्ट भेजा, ब्रिटेन से काफ़ी इंटीग्रेशन था, अमेरिका से इंटीग्रेशन था,
और जो वेस्ट के जो एजुकेटेड लोग थे वो लोग भी उसी सिस्टम को पॉपअप करते थे। तो उस ज़माने का जो ईरान था बहुत ही सेकुलर, बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही प्लूरल, और उस ज़माने की ईरान में शियाइज़्म के लिए जगह बहुत कम थी। सिर्फ एक प्राइवेट, जिसको हम कहते हैं सेकुलर कंट्री में जो रिलीजन जो प्राइवेट होता है, वहाँ तक महदूद था। लेकिन उसके साथ साथ ये हो रहा था कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी ख़राब हो रही थी, वो पैरिटी बढ़ रही थी, और पूरा का पूरा वो सारा का सारा पैसा अपने वीपन्स में जा रहा था। एक ज़माना ये था कि 50% जो अमेरिकन आर्म एक्सपोर्ट था, ये 60s की बात है, सब कुछ अमेरिका में ईरान जाता था। अच्छा। अमेरिका इतना बड़ा आर्म एक्सपोर्टर बन चुका था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, 50% जो एक्सपोर्ट था अमेरिका का वो ईरान जाता था। लेकिन वो किस लिए जाता था? ईरान को कोई एनिमी नहीं था। ईरान की इसलिए कि पूरी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में दो ही कंट्री थी, एक थी सऊदी अरब, एक था ईरान। कहा जाता था कि ईरानियन जिमी कार्टर ने कहा था कि अमेरिकन सिक्योरिटी के दो पिलर हैं, एक सऊदी अरबिया है, एक ईरान है। लेकिन लोगों को लगने लगा कि ये किस तरह की इकोनॉमी है, किस तरह का वीपन एक इम्पोर्ट है जिसका हमको कोई फ़ायदा नहीं, मतलब हमारे कोई एनिमी नहीं है, सब कुछ है। और शाह का जो एक्स्ट्रा वैगेंडर था, जो इकोनॉमिक पैरिटी थी, वो सारा का सारा पैसा जिस तरह की मोनार्की में वो बह रहा था, उससे लोगों के अंदर एक बड़ा डिस्कनेक्ट शुरू हो गया। और उसमें उसी बीच वहाँ पे एक बहुत बड़े लीडर अपने आप को धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे थे, वो जिनको आप नाम सुना होगा, इमाम खुमैनी साहब। और खुमैनी को एक बड़ा अच्छा स्पेस इसलिए मिला कि वहाँ के पॉलिटिक्स में हमेशा एक क्लर्जी क्लास बहुत डोमिनेंट रहा। जब हम क्लर्जी क्लास कहते हैं तो वहाँ पे सेमिनरी बहुत सारी डोमिनेंट है। वहाँ पे क्या है सर सेमिनरी? सेमिनरी मतलब रिलीजियस स्कूल हैं, जहाँ पे आपको थियोलॉजी, जहाँ पे आपको इस्लामिक हिस्ट्री, जहाँ पे आपको शियाइज़म, जहाँ पे आपको सेक्टेरिज्म, जहाँ पे उनकी पूरी रिलीजियस फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। उसका बड़ा ही अहम उसका रोल रहा है ईरानियन पॉलिटिक्स में, ईरानियन कल्चर में। आप उसको ईरानियन सिनेमा में भी देखेंगे आप। तो ये जो क्लास था उसको लगने लगा कि शाह कहीं ना कहीं से जिस कंट्री का इथॉस है, जो शियाइज़म है, जो रिलीजियस जो फाउंडेशन है, उससे कहीं ना कहीं वो डिविएट हो रहे हैं। तो एक उनको एक अच्छा खासा एक पॉलिटिकल लैंडस्केप मिला जहाँ पे अपनी बातें कह सके, वो जहाँ पे अपनी चीज़ों को कह सके, जहाँ पे कैंपेन चला सके। और वो इस चीज़ों को अट्रैक्ट करने में, मोबिलाइज़ करने में इसलिए कामयाब हो गए कि वहाँ की कंट्री की इकनॉमी बड़ी ख़राब थी। इकनॉमी क्यों ख़राब थी कि आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो जा रहा था अमेरिका में जा रहा था, जो रेवेन्यू आ रहा था वो अमेरिका में जा रहा था। अमेरिका की इतनी ज़्यादा मतलब वहाँ पे पकड़ थी कि लोगों के लिए स्पेस कम था, मीडिया बहुत ही क्लैम डाउन था, मीडिया बिल्कुल नहीं के बराबर था, सिविल सोसाइटी के लिए कोई जगह नहीं थी। और सिचुएशन किंग के लिए इतनी कंफर्टेबल थी कि हमारा प्रोटेक्टर ईरान अमेरिका है, रेवेन्यू हमारा जा रहा है, वहाँ पे हम उनसे आर्म ले रहे हैं। तो सब कुछ इतना सेटल था, इतना कंफर्टेबल था दोनों का पार्टी के लिए, अमेरिका के लिए भी और मोनार्की के लिए भी। और उसमें बीच में जनता के लिए कोई आवाज़ नहीं थी। उसके बीच में रिलीजियस क्लास उठा, उसने कहा कि नहीं, उसने मज़हब के नाम पे, ईरानियन शियाइज़म के नाम पे, उसने अपने पास के नाम पे लोगों को मोबिलाइज़ करना शुरू किया। और उसका मामला ये होगा कि एक ज़माने में खुमैनी साहब बहुत बड़े चैलेंज बन के उभरे। और ज़माने में एक आपने ईरान सुनोगे बाज़ार कल्चर, जो मिडिल क्लास को वहाँ कहते हैं बाज़ार, वहाँ की इकनॉमी बाज़ार पे बेस्ड थी। वो बाज़ार वो है जो मतलब छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे बिजनेस क्लासेस, एंटरप्रेन्योर्स, छोटे छोटे जो वो हैं, उनका बहुत ही स्ट्रांग होल्ड था। उसको खुमैनी ने बहुत स्ट्रांगली मोबिलाइज़ करने में कामयाब हुए। मोबिलाइज़ करने में कामयाब इसलिए ये हुए कि बड़ी बड़ी बिजनेसें जो हैं वो होती थी शाह के लोगों के पास। तो छोटी बिजनेसें कभी कभी इससे सर्वाइव करती थी, वो सिर्फ अपनी किसी तरह सांस ले पाते थे, किसी सस्टेन कर पाते थे। तो उनका 2-3 टारगेट था खुमैनी साहब का। पहली बात वो बाज़ारी टारगेट थे, और बाज़ारी जो है वहाँ समझिए कि आज के जिसको हम कहते हैं ना मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो तबका था। एक तबका था क्लर्जी का जो सेक्शन था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट तबका था, उसमें बहुत धार्मिक तबका था, और उसमें भी कई लेयर होती हैं। उसको उन्होंने टारगेट किया, बाज़ारी को टारगेट किया। और उसके बाद एक यूथ का जो तबका था, जिसको लग रहा था कि जो मतलब जो देख रहा था 50s या 60s में, जहाँ पर हर कंट्री पूरे अफ्रीका में, एशिया में जो कंट्री लिबरेट हो रही हैं, डेमोक्रेसी की बात आ रही है, फ्रीडम की बात आ रही है, माइनॉरिटी की बात, ये पूरी दुनिया डिस्कोर्स कर रही है, उस डिस्कोर्स में उसका कोई से नहीं है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक तरह से यूथ को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मोबिलाइज़ किया। तो खुमैनी का जो पूरी पॉकेट थी, जो टारगेटेड पॉकेट थी, वो थी क्लर्जी क्लास, वो थी बाज़ार, और तीसरा था यूथ। तीनों को मिला के इस तरह का मोबिलाइजेशन हुआ कि वो धीरे धीरे को लगने लगा कि अब ये हमारे लिए ख़तरा है। खुमैनी को इन लोगों ने 62 या 63 में इनको एग्जाइल कर दिया। अच्छा। कुछ दिन इराक में रहे। इराक में रहने के बाद इराक में इसलिए रहे कि ईरान इराक से कुछ मामला था, लेकिन जैसे ही ईरान इराक में कुछ समझौता हुआ तो इराक ने कहा कि नहीं, अब आप यहाँ नहीं रह सकते। तो आई थिंक 67-68 में वो चले गए फ्रांस। उस वक्त फ्रांस से इतनी क़ुर्बत थी ईरान की, वो मेरे ख्याल में वो क़ुर्बत कहीं ना कहीं खुमैनी साहब के काम आ गई कि वो वीज़ा नहीं लगता था। अच्छा। इस हद तक वेस्ट में इनका इतना पहुंच थी, इतनी पैठ थी, इस तक रिलेशन इतने स्ट्रांग थे वेस्टर्न कैंप से
कि वीज़े की वो नहीं थी, वरना शायद खुमैनी साहब जिस तरह के उस ज़माने में जिस तरह के रिवोल्यूशनरी लीडर थे, अगर वीज़े की बात होती शायद फ्रांस उसको वीज़ा नहीं देता, जिस तरह वीज़ा नहीं था। और वो इनकी शाह ने उसके साथ एग्रीमेंट किया था कि हमारे जो लोग होंगे, और उसकी वजह ये थी कि वहाँ का जो यूथ था, जो बड़ा मॉडर्न, जो अपनी मोनार्की में यकीन करता था, न्यू पॉलिटिक्स में यकीन करता था, जो एंटी क्लर्जी था, अभी भी ईरान का अच्छा खासा जो तबका है उस ज़माने का 60-70 का, वो सब फ्रांस की यूनिवर्सिटी में एजुकेटेड है। अच्छा। फ्रांस की यूनिवर्सिटी में जो इवन जो कि बड़े बड़े जो आइडियोलॉग थे रिवोल्यूशन के, अली शरीयती वगैरह, वो सब फ्रेंच की यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। साइंटिस्ट, सब सोशल साइंटिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, फिलॉसफी, सब फ्रांस में। ईरान का अच्छा खासा जो इंटेलेक्चुअल था उसकी परवरिश वहीं होती थी, फ्रांस में होती थी। तो खुमैनी साहब वहाँ पे गए, फिर खुमैनी साहब को वहाँ पे लोग और लोग मिलते गए, जो उनका डायस्पोरा था ईरान का। ये खुमैनी साहब जो थे ये खामनेई के गुरु थे। खामनेई के गुरु भी थे, और वो पहले रिवोल्यूशनरी फाउंडर थे, इमाम खुमैनी। उसके बाद उनके पास और लोग जुड़ते चले गए, 2-3 साल तक वहाँ रहने के बाद। अच्छी फिर वहाँ से उनके कैसेट आते थे, वहाँ से उनकी तकरीर आती। उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, वहाँ से अपनी स्पीचों को तकरीर करके कैसेट भेजते थे वो ईरान, और ईरान में पूरी मार्केट में घर घर में छिप के सुना जाता था। इस तरह से रिवोल्यूशन वहाँ पे कैसे मोबिलाइज किया जाता है। उनकी इंटी मना थी उस ज़माने में, न मेरे पास, हम लोग के पास उनके पास न ट्विटर था, न इंस्टाग्राम था, न फेसबुक था, तो कम्युनिकेशन का चैनल से सिर्फ कैसेट हुआ करते। और बहुत बड़ा देश है ईरान, बहुत बड़ा देश है ईरान। आज की ईरान की पॉपुलेशन कम से कम 100 मिलियन है, कम से कम 10 करोड़ है। उस ज़माने में मेरे ख्याल में 7 करोड़ थी, और एरिया वाइज भी मुझे बहुत बड़ा 7 करोड़ पॉपुलेशन थी। तो जिस तरह का मोबिलाइजेशन था उसमें खुमैनी साहब को बड़ा ही ग्रेजुअली, मतलब वो चीज़ों को पता था कि अब चीज़ें हमारे फेवर में हो रही हैं, और शाह को लगता था कि हम इसको चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, कंटेन कर लेंगे। लेकिन सबसे जो मेजर टर्निंग पॉइंट आया, शाह ने 71 में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया। उन्होंने अपने तकरीबन 2500 साल मनाए ईरानियन पुरानी हिस्ट्री के। उसमें उन्होंने इतने पैसे खर्च किए, उन्होंने एक फैब्रिकेटेड एक हाउस फ्रांस से उन्होंने 70 बंगले मंगवाए थे, जिसको असेंबल करके उन्होंने 2500 साल पहले ईरान की हिस्ट्री को ले गए थे। और उन्होंने वहाँ की जो ओल्ड कैपिटल थी वहाँ पर उन्होंने फेस्टिवल किया, तो उन्होंने $1 बिलियन खर्च किए। उस इवेंट ने लोगों को बिल्कुल ही एंटी शाह बना दिया। अच्छा। वो जो इवेंट था उसमें दुनिया के सारे कम से कम 120 to 30 हेड ऑफ स्टेट पहुँचे थे, सिवाय अमेरिकन प्रेसिडेंट के और क्वीन एलिजाबेथ के। अच्छा। तकरीबन सारे लोग पहुँचे थे। उसका अमेरिकन प्रेसिडेंट को जाने का शाह को बहुत ही अफसोस था कि जिसके बल पे हम जा रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में अमेरिकन पॉलिटिक्स में इतनी मोरलिटी थी कि वहाँ के शायद जो पब्लिक प्रेशर था वो शायद उसको अलाउ नहीं किया कि आप इतने बड़े फंक्शन में जाएं, जबकि ईरान में इतना ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन है, इतना प्रोसिक्यूशन है, इतनी सारी चीज़ें हैं। और उस ज़माने में जब शाह की विजिट ईरान अमेरिका में हुई तो लगने लगा शाह को भी कि हम जो है अब हमारे उससे जो है तक खिसक रहा है। ये तो उस समय प्राइम प्रेसिडेंट निक्सन थे। उस ज़माने में निक्सन भी थे, लेकिन बाद में जब रिवोल्यूशन आई तो ज़माने में कार्टर थे। कार्टर जो 78 में जब कार्टर आए थे, 77 में उन्होंने ओथ लिया था, और जो कार्टर गए भी थे। लेकिन उस ज़माने में सबको लगने लगा कि नहीं, अब ईरानियन जो सॉवरेंटी है बिल्कुल अमेरिका के हाथ में चली गई। तो वो आता है 79 की रिवोल्यूशन। 79 की दिसंबर में रिवोल्यूशन तो खैर 2 साल पहले शुरू हो गई थी। इस 71 में ये जो फेस्ट हुआ, इससे बहुत ही ये वो टर्निंग पॉइंट था। वो मतलब वो लगने लगा कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा, इतना अथाह पैसा खर्चा किया था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसी एक फंक्शन में इतना पैसा कभी नहीं खर्च किया गया। जो ईरान की पूरी एंशिएंट कैपिटल थी, जो बिल्कुल डेजर्टेड थी, उसको बाकायदा एक एंशिएंट इजिप्ट के उसमें कल्चर में कास्ट किया गया। वहाँ पर ऊँट आए, हाथी आए, पुरानी घर। उस ज़माने में फ्रांस की कंपनी ने वो ठेका लिया था कि हम उस ज़माने के घर को बनाएंगे। तो जहाज़ से बाकायदा 70 ऐसे घर बना के असेंबल किए गए जो लगे कि 2500 साल पहले का घर था। ये वो चीज़ें थी। पर डे जो है, पर हेड जो उनके डिग्नेटरीज थे, 15 बोतल शराब की एवरेज थी। इस तरह की वहाँ इस तरह खर्चे, जबकि जनता की जो पॉवर्टी थी वो डिक्लाइन हो रही थी। ये सब कुछ तेहरान में चल रहा था, इस्फहान में चल रहा था, मशहद में चल रहा था, तबरीद उनका शहर है, वहाँ चल रहा था। और उसको लगा, शाह को लगा कि शायद ये करने के बाद हमारा जो स्टेचर है ग्लोबल लेवल पे बहुत ही बढ़ेगा। लेकिन उसका बैकलैश हो गया। बैकलैश ये हुआ कि वहाँ की जो अवाम थी, वहाँ की इकनॉमी पॉवर्टी बहुत डिक्लाइन थी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा था, और सबसे जो डेंजरस चीज़ें थी वो डिस्कनेक्ट बढ़ रहा था रिजीम और मासेस का। तो 79 में रिवोल्यूशन होती है, 78 और 79, ये 3 साल में तकरीबन समझिए कि अक्सर 12 महीने में 8 महीने लोग जो रोड पे रहते थे। रोड पे? हाँ, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरी किलिंग हो रही है, पूरा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा है पूरा। उसमें और भी रशियन भी लोग थे, उसमें उनका सपोर्ट था। कोल्ड वार की वो पूरे ट्रैप में था।
और उसमें कम्युनिस्ट भी बहुत आते थे, कम्युनिस्ट बहुत आगे थे। ये वाहिद रिवोल्यूशन है जिसमें क्लर्जी और कम्युनिस्ट दोनों एक साथ थे। अच्छा जी, ये दुनिया की बड़ी यूनिक रिवोल्यूशन थी, बड़ा यूनिक कम्बिनेशन था कि दोनों का कम्युनिस्ट जो है अपने बादारी को मोबिलाइज कर रहे थे, वो अपने मार्क्सिस्ट मतलब जो धार्मिक कट्टरपंथी और जो धर्म को नहीं मानते हाँ, दोनों बड़े ही साथ साथ थे उसमें, और दोनों की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। बादारी को जो मोबिलाइज कर रहे थे वो कम्युनिस्ट थे, और जो क्लर्जी को मोबिलाइज कर रहे थे वो थे उनके धार्मिक, जिसमें खुमैनी साहब नंबर 1 थे। तो 79 की रिवोल्यूशन में आती है उनका बहुत ही शानदार, वहाँ से एक चार्टर प्लेन चलता है, वो फ्रांस से चलते हैं खुमैनी साहब। बट मैं आने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन 3 सालों में सर कितने लोग मारे गए होंगे? इन 3 सालों में जो एक एस्टिमेट है कम से कम 50 से 60 लोग मारे गए। डेली किलिंग होती थी, कभी आप ब्लैक फ्राइडे के नाम से, कभी ब्लैक जनवरी के नाम से। और शाह को उस वक्त लगने लगा था कि हम ये चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे, चीज़ों को मेंटेन कर लेंगे। शाह की पुलिस अपना एक तरफ आए दिन धरना हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उसमें एक सबसे बड़ी जो टर्निंग पॉइंट एक था कि खुमैनी के लोगों ने कह दिया था कि ये जो हैं ये मतलब उनकी एक फ़ोटो आ गई थी बहुत कभी उसमें कि इनका कहीं अफेयर है या ये है वो चीज़ें हैं, उससे लोग बहुत एंटेगोनाइज हुए। वो भी एक मेजर 78, वो भी एक टर्निंग। क्या था वो? खुमैनी को लेके कुछ उन्होंने बहुत सारी बातें, गलत बातें वेस्टर्न मीडिया से उन्होंने कहलवाई थी। चरित्र पे अटैक था, वो लोगों को नहीं बर्दाश्त हुआ। हमारे जो लीडर हैं, हमारे खुमैनी हैं, इतने बड़े लीडर हैं, इतने बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, इतने बड़े फिलासफर हैं, और इनके बड़े कल्ट फिगर हैं। उस वक्त तक खुमैनी एक कल्ट फिगर हो चुके थे। और खुमैनी साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा वो अपनी नई थियोलॉजी को डिफाइन कर रहे थे। शियाइज़म की जो पॉलिटिक्स है, उस वक्त जो शियाइज़म की जो फिलासफी थी उसमें पॉलिटिक्स की जगह नहीं थी। उनको कहते हैं क्विटिस्ट, कि पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखिए आप। अच्छा, तो खुमैनी ने उसको भी कहा नहीं, हमें पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब तक कि मेरे पास स्टेट पावर नहीं आएगा तक हम सोशल रिफॉर्म नहीं ला पाएंगे। तो खुमैनी कई फ्रंट पे अपने आप को एक इनोवेटिव पॉलिटिशियन की तरह इंट्रोड्यूस करा रहे थे, और उनका अपना अलग करिश्मा था। तो बट उनके जो टेप्स थे जो देते थे वो ईरान कैसे आते थे? स्मगल होते थे। स्मगल उस वक्त तक बाजार में जो बाजार कल्चर था बहुत स्ट्रांग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो अभी खामनेई जिनको मारा गया वो भी उनके टेप को जी हाँ वो भी करते थे। वो बहुत उनके फर्स्ट जो जनरेशन थी उसके उनके बड़े स्ट्रांग डिसाइपल थे ये। उस ज़माने में लोग अमेरिका से भी आए थे, फ्रांस में। जब लोगों ने देखा कि एक हमारा लीडर खुमैनी जो है वो शाह को चैलेंज कर रहा है, वो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, तो बहुत से लोग अपनी प्रोफेशन को छोड़ के अमेरिका से लोग आए, जर्मनी से लोग आए। एक फ्रांस में जो डायस्पोरा था ईरान का, उसने अच्छा खासा ज्वाइन किया। फ्रांस जैसी जगह में उनकी बाकायदा मीटिंग होने लगी। लोग वहाँ पे सुबह जाते थे, अपना संडे को खुमैनी के साथ दिन बिताने जाते थे। खुमैनी की पॉपुलरिटी का ये आलम था। अब खुमैनी जब ईरान आते हैं तो वो सब कुछ अंडू हो गया जो शाह ने पिछले 50 साल में किया था। तो ये थी रिवोल्यूशन की कहानी। उस दिन के बाद से रिवोल्यूशन से लेके आज तक जो एंटी यूएस फीलिंग है जी, वो फर्दर डीपेन हुई है, फर्दर शार्पेन हुई है, और उसको फर्दर जियोपॉलिटिकल कल्चर, स्ट्रेटजिक कल्चर दिया गया है। अभी परसों कल जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो भाषण दिया है, उन्होंने ईरान यूएस रिलेशन को जो डिफ़ाइन किया है उन्होंने 1979 से शुरू किया है। तो 1979 जो है वो टर्निंग पॉइंट है जिसने अमेरिका और ईरान की हॉस्टिलिटी का एक नया फाउंडेशन, एक नया कोर्स और एक नए जियोपॉलिटिकल उसमें कास्ट किया है, जो हर वक्त हर साल हर डिकेड में बढ़ते आज 46 साल में यहाँ तक पहुँच गया, जिसको हमने फाइनली देखा कि कल जो उनका फाइनल जो असैसिनेशन हुआ। असैसिनेशन तो लोगों के लिए है, लेकिन अवाम की जो वहाँ की जो जनता है उनके लिए ये शायद मेरे ख़्याल में एक फ़लसफ़े की, एक शियाइट आइडियोलॉजी की, एक शियाइट सेक्ट की और एक फाउंडेशन की, एक आइडियोलॉजी की, एक रिवोल्यूशन की डेथ है। तो ये उनके लिए एक, अगर शिया से पूछेंगे आप, तो दे वोंट एक्सेप्ट सिंपली पॉलिटिकल किलिंग, पॉलिटिकल असोसिएशन नहीं है। ये उनके लिए एक कल्ट फिगर, ये उनके लिए एक इनफैलिबल इमाम, जो इमामेट का कॉन्सेप्ट है उनके वहाँ शियाइज़म के, यहाँ कि एक इमाम आएगा पूरी दुनिया को बचाएगा, उन रिफॉर्म लाएगा, तो उसकी एक एक्सटेंशन थी। तो अब आ जाते हैं 79 पोस्ट ईरान में। मैं उस समय क्या बदलाव आए उस पर मैं जाऊंगा। उस बदलाव से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जब 2022 में ईरान गए, ये ईरान है, और यहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपने यहाँ क्या देखा? देखिए, वहाँ अगर उस कंट्री में जाएंगे आप तो देखिए 2-3 तरह की चीज़ें हैं। पहली बात तो कैसा है ईरान, कैसा है? नहीं, ईरान तो बहुत ही एक वाइब्रेंट, एक बहुत ही, ईरान में एक अगर अर्बन एरिया में जाएंगे तो बहुत ही ओपन मिलेगा। जो चीज़ें आप वेस्टर्न नैरेटिव देखते हैं आप हैं, उसकी कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन इस तरह का वहाँ जकड़ नहीं है। लेकिन अभी भी जो रूरल एरिया है वहाँ पे अभी भी क्लर्जी बहुत हावी है,
बहुत ही, जो वहाँ का जो मेट्रोपॉलिटन है, जो तब्रेज़ है, जो मशहद है, जो तेहरान है, वो बहुत ही वाइब्रेंट है। वो मतलब विलिंग कल्चर है, लेकिन वो नहीं कि बिल्कुल आप ढांक के बिल्कुल। तो रूरल और अर्बन जो कल्चर इस तरह बहुत बड़ा डिवाइड है। देखिए वहाँ पे 1979 के बाद से जो सैंक्शन जिस कंट्री पे लगा, और एक सैंक्शन अमेरिका का सैंक्शन नहीं है, वहाँ पे यूरोप का सैंक्शन है, वहाँ पे यूएन का सैंक्शन है, वहाँ पे अरबों का सैंक्शन है। वो सैंक्शन अपने आप में बड़ा कंप्रेहेंसिव सेक्शन है। ऑयल नहीं बेच सकते आप ट्रेड नहीं कर सकते आप कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज नहीं कर सकते अपनी एविएशन सर्विस को नहीं मॉडर्नाइज कर सकते वहाँ पे डॉलर अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अगर $100 आपने दिया, अगर कुछ लिया तो कहेंगे नहीं आप वापस नहीं कर सकते, आपको $100 का लीजिए। इन लोगों पर डॉलर नहीं है लोगों को। लोग वहाँ पे जो लोग एम्बेसीज में हैं, डिफरेंट मिशन के एम्बेसीज में हैं, वो तनख्वाह पाते हैं किसी दूसरी कंट्री से, इतनी क्राइसिस है डॉलर की। तो उस कंट्री में आप किसी होटल में जाएंगे तो लगेगा कि 15-20 साल से कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है। अच्छा। जब लोगों से बात करेंगे तो आप तो एक कंट्री, एक सेक्शन वो है जो अपने आप को बड़ा प्राइड फील करता है कि हम इस एरिया में वाहिद हैं वे कि हम अमेरिका के उसके सामने हमने स्टैंड किया। अपने आप को कंपेयर करते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ से कि गल्फ़ कंट्रीज़ अपने सब कुछ बेच दिया, गल्फ़ कंट्रीज़ ने उनको सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में ला के ईरान अंदर खड़ा किया, गल्फ़ कंट्रीज़ उनको बिलियन ट्रिलियन डॉलर देते हैं, हमारे पास भी ऑयल है। तो उनको लगता है कि नहीं, ये सब चीज़ें बहुत ही अजीब सी हो रही। वो बुनियाद अपने आप को जक्सटपोज करके देखते हैं तो लगता है कि हम बहुत ही अलग हैं। लेकिन वो जनरेशन भी है जिसको हम कह सकते हैं कि जेनज़ी को कहते हैं यहाँ पे, जो अपने जेनज़ी के अलावा जो 30s 40s में हैं, जिन्होंने रेवोल्यूशन नहीं देखी, जिनको पता नहीं कि कितना बड़ा अचीवमेंट था, किस तरह से उन्होंने अमेरिकन और ईरानी डिज़ाइन को अंडू किया, तो उनको लगता है कि नहीं, अब हमें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, अब इस कंट्री को आगे जाना है। इस कंट्री को इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी, ये क्लर्जी, ये इस्लामिक पॉलिटी, इस्लामिक स्टेट ने हमको कुछ पे नहीं किया, तो अब वी हैव टू मूव बियॉन्ड दैट। तो ये दो सेक्शन है। वो 50s और 60s में जो लोग हैं, उनको लगता है नहीं, अभी हमको रिवोल्यूशन को कैरी करना है, इसी रिवोल्यूशन ने ईरान को हटाया, ये रिवोल्यूशन फिर ईरान को फिर भी इसको अमेरिका को हटाएगी। लेकिन साथ साथ एक जो अपने 20s 30s में जो लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा ही फ्रस्ट्रेशन है, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, उनके लिए बहुत ही डिप्रेसिंग सिनेरियो है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। लोगों को ऐसे वीज़ा नहीं मिलते होंगे। नहीं, वीज़ा क्या मतलब, वीज़े तो छोड़िए आप, उनके वो पढ़ने लिखने वही अमेरिका नहीं जा सकते हैं, यूरोप, जबकि आजकल मतलब हर मुल्क से, छोटे छोटे मुल्कों से लोग हार्वर्ड जा रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी जो है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी दुनिया के हर मुल्क में है, जब वहाँ नहीं आते उनको एडमिशन नहीं मिलता, उनको फेलोशिप नहीं मिलती, उनको वहाँ पे जॉब नहीं मिलती है। अगर वो नहीं, बल्कि ईरान पे अगर किसी का वीज़ा है तो आपके लिए अमेरिका जाना दिक्कत तलब है। अच्छा। अगर आपके पासपोर्ट ईरान का वीज़ा लगा हुआ है तो दिक्कत होगी, आपको एक अलग से कॉलम भरना पड़ेगा आपको। अच्छा। अगर आप उनको मिसलीड नहीं कर सकते, आप उनको कि नहीं हम नहीं गए थे, छिपा नहीं सकते, तो आपको सारी बातें उस वीज़े पे एक ईरान से अलग कॉलम होता है कि आप गए हैं क्या ईरान, तो आप भी अंडर सस्पिशन है। तो इतने अंडर सीज में आप किस तरह का ईरान कैसे चाहते हैं यहाँ पे, तो वो डिवीज़न भी ऑलरेडी अलग है। एक जो बहुत ही एस्पिरेंट हैं, बहुत ही एम्बिशियस हैं, और उनको लगता है कि हम कुछ बहुत ही विल है, पोटेंशियल है, ले लगता है कि रिजीम ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। ये जो रिजीम चल रहा है हमको कहीं का नहीं छोड़ा, इसने हमको सिर्फ। और ये अगर प्रपोर्शन में बांटा जाए तो कितने में होंगे? 50-40, 60-40? मतलब ये ख्याल में 60-40 में कह सकते हैं यहाँ पे। और 60 कौन है? 60 वो लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं, कुछ चीज़ें बदलें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिजीम बदले जी। जो हम समझते हैं कि वेस्ट से जो चीज़ें मतलब है, वो चाहते हैं कि नहीं निगोसिएशन हो, हमको अगर कोई सिक्योरिटी मिल जाए कि हमसे संशय हट जाएगा तो ठीक है, न्यूक्लियर पावर का हमारी जो एम्बिशन है, इंगेजमेंट है, हम उसको अबेंडन कर देंगे। लेकिन उसके बाद उनको लोग एक मायूसी एक और भी है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, हमारी कंट्री के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, और ये एक पॉलिटिकल जो स्टेलमेट बना हुआ है, बिल्कुल चीज़ें वहीं पे ब्लॉक हैं। अमेरिका नेगोशिएट नहीं कर रहा है, यूरोप नेगोशिएट नहीं कर रहा है, हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं, हमारे पास फंडिंग नहीं आ रही है। गाड़ियाँ वगैरह कैसी चलती हैं वहाँ पे? सब पुरानी गाड़ियों की मॉडल में। सवाल ये कि मुझे याद है मैं एयरपोर्ट में गया तो ऐसा मतलब हुआ कि इंटरनेट सिस्टम अगर आए दिन मतलब वो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। अच्छा। हाँ, तो हम वहाँ 2 घंटा रहे तो मतलब पता नहीं लगा कि शायद ऐसा तो नहीं कि मैनुअल बोर्डिंग पास वगैरह देंगे, ये भी एक बात हो रही थी वहाँ पे। इस तरह की चीज़ें हैं। लोग जाने से कि उनका एक एयर सर्विस सिंगल जो उनका है, वो जो है मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वही एक सवारी बचती है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा एयरलाइंस जो है, बहुत ज़्यादा एयरलाइंस आती नहीं है, उनके जो मेंटेनेंस नहीं हुए हैं, उनके पास जो उनके एक्सेसरीज होते हैं वो अलाउड नहीं है, जो उनके इक्विपमेंट अगर उनको बाहर से लाने हैं, इवन उनके मेंटेनेंस के लिए उनके प्लेन भी जो बहुत 20-20 साल से उनके मेंटेन, तो उससे आपको ट्रैवल करते ही डर लगता है। तो वो कंट्री बिल्कुल ही ऑलरेडी एक इस तरह के समझिए ऐसी सिचुएशन पे है जहाँ उसके लिए कुछ भी नहीं है। यूथ अलग फ्रस्ट्रेटेड है, जो लोग हैं जो रिवोल्यूशनरी थे, जिनको लगा था कि बहुत कुछ बदलेगा, उनके अंदर एक अलग डिसअपॉइंटमेंट लेवल है कि कहाँ से हम आ गए, 45 साल आ गए, 45 साल में हम
कुछ नहीं मिला हमको रिवोल्यूशन के नाम पे। हमको रीजनल कंट्रीज वो हमको दबा रही हैं, जो ग्लोबल पावर्स है वो हमको दबा रहे हैं। तो एक कंट्री हर तरफ से एक अंडर सीज, एक बहुत ही सफोकेटेड, एक अपने आप को बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट में, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, एक तरह का सेंस ऑफ डिफीट है कि हम बहुत ही डिफीटेड नेशन हैं। एक तरफ से उनका एक बहुत ही प्राइड भी है, लेकिन जब वो अपनी रियलिटी को देखते हैं कि हम क्या पा रहे हैं, हमारा अचीवमेंट क्या है 45 साल में, पोस्ट रेवोल्यूशन जो ईरान है वो हमको कहाँ ले गया, तो ना हमें पैसा मिला, ना हमको कोई स्टेटस मिला। हम बिल्कुल एक नेग्लेक्टेड, आइसोलेटेड, एक मार्जिनलाइज्ड एक नेशन की तरह हम बने हुए हैं, जहाँ पे कुछ किलजी के लोग बैठे हैं, हम पे रूल कर रहे हैं, और जो हमको बताते रहते हैं हम सिर्फ सुनते रहते हैं। वी हैव बिकम ए लिसनर्स। हमारा कोई स्टेट में पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं है, पॉलिसी मेकिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। एक ऊपर एक कैलॉन जो किलजी बैठा हुआ है वो सब चीज़ों को चला रहा है, चीज़ों को बता रहा है। मैं बैक टू 79 वापस जाते हैं। ये ईरान है, ईरान के अब देखेंगे तो कई सारे देशों से अपने बॉर्डर शेयर करता है। इधर पाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, अज़रबैजान है, आर्मेनिया है, इराक है, ये तमाम देश हैं। एक ज़माना था और इन्हीं देशों के बीच में एक देश है जिसको हम जानते हैं कि इज़राइल नाम है उसका। और एक ज़माने में हम समझते थे कि इज़राइल ईरान की अच्छी दोस्ती हुआ करती थी अमेरिका के रिजीम के टाइम पे। 79 में इस पूरे खित्ते में क्या बदलाव आया, सिर्फ एक देश को के बदलाव की बात अगर हम ना करें तो? देखिए, सबसे बड़ा जो रिवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज आया वो आया फॉरेन पॉलिसी लेवल पे। खुमैनी साहब ने पहला काम किया कि अपने आप को यूएस से दूर किया। यूएस से दूर करने का मतलब है कि इज़राइल से दूर किया। उन्होंने जो नारा दिया था कि अमेरिका द ग्रेट शैतान, आज तक वो नारा जो है शैतान पे शैतान शैतान चलता है। फिर उसके बाद में अहमदीनेजाद को देखा मैंने, तो उन्होंने कहा कि हमको जो इज़राइल को ग्लोबल मैप से वाइप आउट करना है। तो वो जो हॉस्टिलिटी बढ़ी उसके दो रीज़न थे। एक तो अमेरिकन जो इम्पीरियलिज्म था और इज़राइल का जो बढ़ता हुआ जो एग्रेशन था उस एरिया में। उन दोनों चीज़ों को ईरान ने पिकअप किया कि हमें इस काज का चैम्पियन बनना है, एंटी ज़ोनिज़म और एंटी इम्पीरियलिज्म। ज़ोनिज़म जब मैं कहता हूँ तो एंटी इज़राइल, और इम्पीरियलिज्म मैं जब कहता हूँ तो इसका मतलब है कि यूएस। तो यूएस और इज़राइल का जो दो ब्लॉक है जो उस वक्त तक ईरान ने टारगेट करना शुरू किया, वो कंटिन्यूटी आज तक पिछले 40-45 साल में बरकरार है। और उसके बाद एक और उसका सबसे बड़ा रिपरकशन ये हुआ कि उसने बहुत सारे एनिमी क्रिएट कर लिए। सऊदी अरबिया से लेके, कतर से लेके, सब चीज़ों से लेके उनका ये फ़िलासफ़ी हो गई कि हमको रिवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करना है। रिवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करने से मामला ये हुआ कि सारी गल्फ़ कंट्रीज वो डर गई कि अब तो यहाँ भी डेमोक्रेसी की बात आएगी, यहाँ पे किलजी की बात आएगी, यहाँ पे चीज़ें बात आएंगी। तो ऑटोमेटिक ईरान 79 से ही तकरीबन इस एरिए में एक आइसोलेशन के उसमें चला गया, एक सेकुलरिज्म के उसमें चला गया, एक नेग्लेक्टेड हो गया। और 79 से बढ़ते वो खाई इतनी बढ़ती चली गई कि एक ज़माना ये आया, हमने देखा पिछले 5-6 साल पहले कि सऊदी अरबिया, यूएस और इज़राइल तीनों को एक ही कोरस आया, एक ही वॉइस आई कि हमारा एनिमी नंबर 1 जो है वो ईरान है। तो जैसे ईरान के जब हम यहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है तो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट तो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन एक मेजर टाइम शिफ्ट आता है, मतलब एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया कि 360 डिग्री घूम गए। पहले एकदम खुला सा था, फिर सब बुर्का नशी होने के लिए दबाव बनने लग गए, और फिर एक तरीके से अब जैसे हमारी जनरेशन जो ईरान को सोचती है उसमें वो टर्बन, ब्लैक टर्बन और उसी तरीके टर्बन सब कुछ, उसमें भी ग्रेडिंग है जी, ब्लैक टर्बन, वाइट टर्बन, सब चीज़ें। क्या है सर वो ग्रेडिंग? तो बिल्कुल उसमें भी एक हायरार्की उसमें है। मतलब शियाइज़्म तो ये उनका क्लेम है कि उसमें आपकी जो थियोलॉजिकल डिग्री है वो भी उसमें इन्वॉल्व है जी। और एक आप किस लीनियज से आप आते हैं। जैसे आपने देखा होगा हसन रूहानी हमेशा पहनते थे वाइट, अच्छा, ये वाइट टर्बन, लेकिन अगर आप देखेंगे रईसी के तो वो पहनते थे काला, ब्लैक टर्बन। तो उसमें वो दो चीज़ें देखती, एक तो सोशल क्लास और एक आपकी थियोलॉजिकल डिग्री, ये दोनों का रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद 79 के बाद एक चीज़ें ये होती है कि ईरान को एक नया ईरान बनाना था। जो रिवोल्यूशनरी थे, जो एक आइडियोलॉजी थे, उनको ये था कि एक नया ईरान बनाना है उनको, और उसको सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, कल्चरली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी। तो सोशली जब हमने कहा तो बाकायदा उनकी पूरी जो सोशल फैब्रिक है, जो सोशल जो इतिहास है, जो सोशल लैंडस्केप है, उन सब को उनको चेंज करना है। उनके पहनावे को, उनको ओहावे को, उनको स्कूल को, उन्होंने लड़के लड़कियों में सेग्रीगेशन किया, उन्होंने जॉब में सेग्रीगेशन किया, उन्होंने सब चीज़ों को एक जो पूरा जो प्रोपेगेंडा आया, जो नई तरह की प्रीचिंग हो गई, किलजी को एक नए तरह का एग्जम्पशन मिला, उनको नए तरह का पर्क दिया गया, उनको नौकरी में, उनको
बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में, कॉन्ट्रैक्ट में, सब चीज़ों को क्लर्जी क्लास को एक अलग तरह का, इनको तकरीबन 30 to 40% चीज़ें जो हैं उनकी रिजर्व कर दी गई। इसलिए जो आज की जनता जो वो ये कह रही है कि हमें सैंक्शन से जो दिक्कत है ये, उससे दिक्कत हमको ये है कि जो इंटरनली जो इकनॉमिक मैनेजमेंट है, जो इकनॉमिक डिस्पैरिटी है, उसके लिए रिजीम जो है ज़्यादा जिम्मेदार है, जिसलिए कि उन्होंने क्लर्जी पर उनका खास फोकस है। जैसे IRGC है, IRGC तकरीबन वहाँ की 30 से 40% इकनॉमी को रन करता है। जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं वो सारे क्लर्जी क्या है सर IRGC? थोड़ा सा IRGC खोमेनी साहब ने इसको क्रिएट किया था ताकि उनका मेन मुद्दा ये बेसिकली ये फोर्सेस वो हैं, इनका टास्क है रिवोल्यूशनरी स्पिरिट और इतिहास को प्रिजर्व करना है। और बाद में ये IRGC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक पैरेलल समझिए कि पैरामिलिट्री फोर्स बन गई, जो काम करने लगी इनके लिए फ्रंटल स्टेट के लिए, अपने फ्रंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप देख सुनते हैं ना कि मिलिशिया बहुत स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, तो जैसे कासिम सुलेमानी वो IRGC के हेड थे, तो इनका काम इंटरनली रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करना है और एक्सटर्नली इनके अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है। और जो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने मतलब ये है कि वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं से जो स्टेट की आइडियोलॉजी है उसको इन्फ्लुएंस करना है, उसको अपने लोगों को पेनिट्रेट करना है। कोशिश ये करना है कि प्रो ईरानियन रिजीम वहाँ बैठे, जैसे लेबनान में है हिजबुल्लाह, ये सब IRGC के एक्सटेंडेड लोग, ये सब IRGC के ट्रेंड है। लेबनान में, सीरिया में, यमन में, यहाँ पे इराक़ में एक ज़माना था, कासिम सुलेमानी कहते थे कि वी कंट्रोल 5 कैपिटल, वी कंट्रोल तेहरान, वी कंट्रोल बेरूत, वी कंट्रोल डमस्कस, वी कंट्रोल सना एंड वी कंट्रोल बगदाद। तो ये सब IRGC की ये सब वो है। तो IRGC उनका तकरीबन पैरेलल स्टेट है और बहुत ही स्ट्रांग है, उनकी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है और तकरीबन दे वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट। वो सीधे जो उनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो अकाउंटेबल है वो सीधे स्पिरिचुअल लीडर खामेनी की है। तो मैं सर एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि हमारे देश के जैसे लोग हैं वो ये देखते हैं कि भाई कहीं पे जैसे दुबई हो गया या इन सब जगहों पे हो गया कि इनके अपने अपने शासक हैं, इनको चला रहे हैं। ईरान में किस तरीके से, हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, एक हिरार्की है। ईरान में किस तरीके की हिरार्की थी? ये जो सरकार चल रही थी 79 से, उसकी क्या हिरार्की थी? देखिए उसकी हिरार्की ये है कि वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक तरह से, लेकिन वो वेस्टर्न जो हम समझते हैं ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म, वो गवर्नमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट नहीं होती है। वहाँ पे अभी भी जो पूरा जो कंट्रोल है वो कंट्रोल है वहाँ पे क्लर्जी का। जो इसके स्पिरिचुअल लीडर हैं उनके अंडर में बहुत सारी काउंसिल है, एक्सपेंडेंसी काउंसिल है, गार्जियन काउंसिल है, वो बाकायदा बहुत सारी चीज़ों को वेटिंग करती है। अगर आपने नॉमिनेशन फाइल किया प्रेसिडेंट से लेके मेंबर ऑफ मजलिस तक का, तो उसमें बाकायदा इस तरह की वेटिंग करते हैं कि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि 80% लोग को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर स्पिरिचुअल लीडर की अगर आप गुड बुक में नहीं हैं तो प्रेसिडेंशियल जो है आपका नॉमिनेशन जो होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा अक्सर होता है, जैसे अभी हसन रूहानी साहब ने, ये रईसी साहब का नाम कई बार कटा, ये लालजानी साहब का नाम कई बार कटा, जो अभी प्रेसिडेंट जो वो हैं काउंसलर हैं, वो इनके एडवाइज़र हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जनरल सेक्रेटरी हैं, जो हेड हैं। तो इन सब के बावजूद ये पूरा का पूरा जो जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं वो रियल वेस्टर्न सेंस में नहीं है। उस पर इतना चेक है कि अभी भी उसको आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही एक तरह का एक थ्योक्रेसी है। नाम तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो इलेक्शन बाकायदा हर चार से इलेक्शन लड़ते हैं, 2 बार जो है इलेक्शन लड़ सकता है वहाँ का प्रेसिडेंट जो है, वहाँ की बाकायदा कैबिनेट होती है, वो जो कैबिनेट को जो बाकायदा वहाँ की मजलिस से अप्रूवल लेना पड़ता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं। लेकिन असल जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जिनके जो डिसीजन लेते हैं कि कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, वहाँ की जुडिशरी पे अभी भी स्पिरिचुअल लीडर का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। वहाँ की जो एक्सपेंडेंसी काउंसिल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गार्जियन काउंसिल है वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो देखती है कि आप कौन से, अगर कोई भी पार्लियामेंट लॉ बनाते आप हैं तो अगर खुद गार्जियन काउंसिल रिजेक्ट कर दिया तो दैट कैन नॉट बिकम द लॉ। वो देखते हैं कि क्या इस्लामिक इथॉस से, क्या रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल से ये चीज़ें टैली करती नहीं करती। ऐसा तो नहीं कि हमारी रिवोल्यूशनरी, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं ना कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो था उससे कोई भी अगर पार्लियामेंट्री लॉ अगर कॉन्फ्लिक्ट करता है तो दैट टू बी रिजेक्टेड। उसी तरह से उनका मामला होता है कि कोई भी चीज़ें इस्लामिक रूल्स रेगुलेशन, कुरानिक स्पिरिट से या रिवोल्यूशनरी स्पिरिट से अगर कोई भी चीज़ अलग होती है तो वो जो गार्जियन काउंसिल है, एक्सपेंडेंसी काउंसिल है, वो उनको पूरा हक है कि उसको रिजेक्ट कर दे। वो मतलब गार्जियन काउंसिल जो उनकी है वो सबसे मजबूत, सबसे इंपॉर्टेंट। और उस पे जो अपॉइंटेड होते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं, वो होते हैं स्पिरिचुअल लीडर के अपॉइंटेड होते हैं। वो खामनी करते, खामेनी साहब स्पिरिचुअल लीडर करते हैं। फिलहाल खामेनी साहब थे, लेकिन इससे पहले खोमेनी साहब क्या करते थे, तो उनका बहुत ही बड़ा कंट्रोल। तो इसलिए कि वहाँ की डेमोक्रेसी जो है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही ओपन, बहुत ही फेयर है। इतना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है, और चेक एंड बैलेंस में अभी भी जो अपर हैंड है
वो स्पिरिचुअल लीडर्स का है। अभी जो अपर हैंड है वो क्लेजी क्लास का है। मतलब हम ये कहते हैं जैसे चाइना में भी चुनाव होते हैं जी, लेकिन किस तरीके से होते हैं हाँ वो तो इसलिए वो हम जब हर जगह फॉर्म अलग है। इलेक्शन होते हैं बाकायदा वो अलाउ करते हैं, आप आइए ऑब्जर्वर आते हैं इलेक्शन। अभी प्रेसिडेंट का भी ओथ होता है, अभी जिसने देखिए हनिया साहब जिसे मारे गए थे वो तो उनकी वोट टेकिंग सेरेमनी थी उनकी। अभी जो प्रेसिडेंट है वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो रियल जो डिसाइसिव अथॉरिटी, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है और जो रियल जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उस पर जो है इसी क्लेजी का कंट्रोल है, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी शेप में जो है। तो सर अब ये जब सत्ता में आ जाते हैं तो ये एक तरीके से ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अमेरिका बड़ा शैतान है, इजराइल छोटा शैतान है। फिर सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द घूमने लग जाती। इजराइल से इतनी ज़्यादा दुश्मनी क्यों होती है और कैसे बढ़ते चली जाती है और उसका क्या परिणाम हमको देखने को मिलता है? बीच में हम देखते हैं कि इराक ईरान वॉर भी होता है, तो ये सारा घटनाक्रम कैसे चल रहा होता है? देखिए दो तीन, देखिए इजराइल से हॉस्टिलिटी की दो वजह है, इससे बोथ वे राउंड, ऐसा नहीं कि वन वे है जी। ईरान को जब नए नेशन की जब आप क्राफ्ट करते हैं कि हमारा एक नया नेशन जो है, जब नेशनल रिसर्जेंस की बात आती है तो आप कोई न कोई किसी न किसी चीज़ को देखते आप हैं। आप कभी अपनी मैथोलॉजी को देखते हैं, कभी अपनी हिस्ट्री को देखते हैं, कभी अपने पास फिगर को देखते हैं, कभी अपनी पास स्क्रिप्ट को देखते हैं, कभी मजहब को देखते हैं। तो आप उन चीज़ों के जरिए अपने नेशन को आप मजबूत करते हैं। ये हर नेशनलिज्म के पीछे जो जब तक कि पास में नहीं जाएंगे आप नेशन को आप स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं। तो इस्लामिक रिवोल्यूशन के बाद वो उन चीज़ों पे गए जो एंटी इस्लामिक फोर्सेस थी, उनको अगर आप टारगेट करेंगे तो आपको उससे लेजिटिमेसी मिलेगी। ओके। तो उस तरह से उनका नंबर 1 जो हो गया इजराइल हो गया। अमेरिका के इसलिए वो गए कि यू ऑलवेज नीड एन एनिमी टू असर्ट योर सुपीरियरिटी कि वी आर अ सुपीरियर नेशन। इफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू then you always look for something new. On that basis you survive and build up a nation which could be acceptable to the larger masses of people. So that's how Iran looked for Israel, Iran looked for America, Iran looked for Gulf countries, Iran looked for monarchies कि ये सारे के सारे जो लोग हैं वो इस्लामिक स्पिरिट के खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल उनका ये कहना था कि इस्लाम में मोनार्की नहीं है, और ये सारे के उनके आसपास जितने सब मोनार्कीज़ हैं, सऊदी अरबिया है, कतर है, यूएई है, ओमान है, तो पहला एनिमी उन्होंने उसमें खोजा। उनको लगा कि नहीं इज़राइल जो है पूरा एंटी इस्लामिक है, वो पैलेस्टाइन को लेके, जिस पे पैलेस्टाइन पे उसका बिब्लिकल क्लेम है, हमारा कुरानिक क्लेम है, तो हम उसके अगर चैंपियन बनेंगे तो हमको उससे लेजिटिमेसी मिलेगी। तो दे टुक अप द केस ऑफ पैलेस्टाइन। जब पैलेस्टाइन का केस आप लेंगे तो ऑटोमेटिक उसका इनबिल्ट पार्ट जो इज़राइल है, इस तरह से इज़राइल उनका एनिमी नंबर बन गया। फिर उनको ग्लोबल लेवल पर लगा कि हम एक जो है हम एंटी इम्पेरियलिस्ट पावर हैं, तो अमेरिका को लिया उन्होंने। अच्छे चूँकि उनको एक इतनी बड़ी सक्सेस मिली थी कि उनका जो वो था मतलब जो ऑरा था वो दुनिया ने उसको कबूल कर लिया था। उस पर मतलब ईरानी रिवोल्यूशन पे फूको जैसे फ़िलासफ़र ने लिखा, वो इस ज़माने में उसने बड़े बड़े फ़िलासफ़र को उसने इंस्पायर किया ईरानी रिवोल्यूशन ने। और जो मॉडर्न हिस्ट्री की रिवोल्यूशन, जो कामयाब रिवोल्यूशन, ये फर्स्ट इस्लामिक रिवोल्यूशन थी जिसको मज़हब के नाम पे लाया गया और उसको कुछ दिन तक सस्टेन किया गया। और उसको लाने के बाद उसको डिफीट जो किया वो अमेरिका जैसे सुपर पावर को। 79 में अमेरिका वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, मतलब हालांकि वो एक कोल्ड वार में उसका कंटेस्टेंट भी था, यूएसएसआर था, लेकिन अमेरिका हैड इट्स ओन स्ट्रेंथ, मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक क्लाउड। तो ईरान ने उस ऑरा को बहुत हद तक कैपिटलाइज किया, बहुत हद तक, और उसमें उसको इसराइल को खोजा उसने, अमेरिका को खोजा उसने, और इक्वली उसने इस मोनार्की को टारगेट किया जिसको आज भी टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे अभी भी उन्होंने जी तो ये उसकी भी हिस्ट्री जो है पिछले 50-45 साल तो मोटा मोटी हमने समझ लिया कि ये विवाद की जड़ें कहाँ शुरू होती। अब आ जाते हैं करंट विवाद पे। इस विवाद पे बात करें तो इससे पहले जो 12 दिन की लड़ाई हुई 1 साल पहले, उसको भी समझना ज़रूरी है। और बीते दिनों जो किलिंग्स हुई ईरान में, ईरान के बहुत सारे साइंटिस्ट मारे गए, ईरान के बहुत सारे टॉप लीडर्स मारे गए, बहुत सारे टॉप कमांडर्स मारे गए, और अब उनका सुप्रीम लीडर ही मार दिया गया। ये घटनाक्रम कैसे शुरू होता है जो पिछले साल से शुरू हुआ है? देखिए इसकी जड़ें सीधे सीधे जो है ये गाज़ा वार से है जी। अगर हम और पहले जाएं तो अरब रिवोल्यूशन से है जो 2011 में शुरू हुई, लेकिन हम उसके पहले नहीं जाएंगे, हम सिर्फ गाज़ा वार से जाएंगे। देखिए दोनों का डिज़ाइन जो है, अमेरिका इज़राइल का डिज़ाइन ये है, अमेरिका के मेजर डिज़ाइन ये है कि इज़राइल को इतना सिक्योर करना है उस रीजन में, इतना सिक्योर करना है कि वहाँ कोई भी ताकत ऐसी न रहे जो इज़राइल के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर सके, इज़राइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी को क्वेश्चन कर सके, चैलेंज कर सके। ये उनके एजेंडे पे बहुत दिन से। 2002 में एक स्टेटमेंट है नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कि हमें अगर मिडिल ईस्ट को चेंज करना है तो हमें अमेरिकन रिजीम को चेंज करना है। तो इनके आज पिछले तकरीबन 30 साल से ये कहा जा रहा है कि वो रिजीम जो है उसको चेंज करना है, ईरान की रिजीम चेंज करना है। और उनके पास एक मॉडल, सबसे अच्छा मॉडल इराक है। इराक को इन 2003 में चेंज किया उन्होंने, लेकिन ये जो मौका है, ये अपॉर्चुनिटी बड़ी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इज़राइल के लिए
ये वो अपॉर्चुनिटी है कि तकरीबन उनके जितने भी एलाइज़ हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं। हमास तकरीबन सबड्यूड है, हिजबुल्लाह तकरीबन वैनिश्ड है, असद की रिजीम जो है तकरीबन जा चुकी है, ईरान तकरीबन आइसोलेटेड है। उसके बाद गाज़ा वार के बाद और पर्टिकुलरली जून में जो 12 डे वार हुआ तो उसमें तकरीबन उसके बाद तो ईरान इस तरह का वल्नरेबल हो गया कि उनको लगा कि अब ये आखिरी मौका है। आखिरी मौका जब मैं ये कहता हूँ तो शायद ये मैं मतलब ये है कि इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। ग्लोबली ईरान आइसोलेशन फील कर रहा है, रीजनली ईरान जो है इसकी मिलिशिया तकरीबन हार चुकी हैं, और उसके बाद ट्रंप के रूप में उनको एक इतना अच्छा दोस्त मिला है, इतना स्ट्रांग एलाई मिला है जो बिल्कुल ऑन मार्च है। मतलब उसने सारी चीज़ें वेनेजुएला से लेके, ग्रीनलैंड से लेके, क्यूबा से लेके, और इवन मैं तो कहता हूँ नाटो से भी लेके, सब पे जिसका प्रहार है और ईरान को लेके बार बार ईरान और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने फर्स्ट रिजिम में ये बता दिया था कि ईरान को लेके उनका क्या रवैया है। ही वॉज द प्रेसिडेंट वो विड्रू फ्रॉम द ट्रीटी। तो नेतन्याहू को लगा कि इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा कि ईरान को एकदम हमेशा के लिए इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, और उसको न्यूट्रलाइज करने का मतलब यह है कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को ऐसा ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो कभी भी पिछले अगले 50-60 साल तक वो नज़र न देख सके। और उनके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल वो इराक़ है। इराक़ को 2003 में उन्होंने इन्वेट किया, और इन्वेट करने के बाद वहाँ भी गए थे कि लिबरेट कराएंगे, वहाँ भी गए थे डेमोक्रेसी लाएंगे, लेकिन वो डेमोक्रेसी ऐसी है कि आज तकरीबन 2 महीने से वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं चुने जा रहे हैं। वहाँ पे नूर मालिकी साहब वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन उसको चूँकि अमेरिका ने वीटो कर रखा है, तो इसी तरह की पॉलिटिक्स चाहते हैं, इसी तरह का ईरान चाहते हैं जो प्रो ईरान, प्रो इज़राइल हो, प्रो अमेरिका हो, और इंटरनल सिस्टम में उनका इस तरह का से हो जहाँ पे उनको कॉन्टैक्ट लेने में, जहाँ पे उनको बातचीत करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री ना हो, कोई पब्लिक प्रेशर ना हो। तो ये उनका पूरा और मेरे ख्याल में कल के बाद तो ये तकरीबन उनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था तकरीबन वो अचीव हो चुका है। अब जैसे वो 12 दिन की जब वॉर होती है तो ये कहा जाता है कि हम न्यूक्लियर ठिकानों पे बमबारी कर रहे हैं। उस समय कहाँ कहाँ अटैक किया गया और क्या मेजर इनके स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप ईरान को अंदर से बता सके तो। देखिए, जो जून में 12 डे वार हुई थी वो एक तरह का मतलब एक तरह का टेस्टिंग था इनके लिए। और आज जो अमेरिका जो इज़राइल की रिलेशनशिप है, जो इज़राइली लॉबी है, जो इज़राइली चाहे वो सीनेट में हो, चाहे ओवल ऑफिस में हो, चाहे वाइट हाउस में हो, चाहे वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में हो, इनका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि ये बताना मुश्किल है कि इज़राइल अमेरिका को डिक्टेट कर रहा है या अमेरिका इज़राइल को डिक्टेट कर रहा है। कट टू द अब जो करंट सिनेरियो उस पर आ जाते हैं सर, कि इन्होंने आपने बताया कि टेस्टिंग कर ली थी जून में ही, जो पिछले साल हुआ 12 दिन की वॉर, और उस समय भी ये चाहते तो ये खामनेई पे अटैक कर सकते थे, मुझे लगता है। हाँ नहीं, देखिए अभी उन्होंने खुद कहा था, आपको याद होगा अच्छी तरह की, नेतन्याहू ने कहा था कि पूरा जो उनका एयर स्पेस है वो हमारे हाथ में है। तो उनका जो इंटेलिजेंस का पेनिट्रेशन है वो बहुत ही हाई है, इज़राइली इंटेलिजेंस का पेनिट्रेशन बहुत ही हाई है। उनके जो मुसाद के, हाँ, मुसाद के भी लोग हैं, उनका CIA के भी लोग हैं, और बल्कि मुसाद का नेतन्याहू का मुझे याद है यूएन में नेतन्याहू ने खुद कहा था कि हम 7 CIA के बराबर काम करते हैं। हमें मुसाद जो एजेंसी है वो 7 CIA के बराबर काम करती है। और जिस तरह से उन्होंने इस्माइल हनिया को मारा, हमास के लीडर को मारा, उसके बाद जो उनके टॉप ब्रास की जो पॉलिटिशियन थे, जो रिवोल्यूशनरी थे, जून में भी उन्होंने तकरीबन वही किलिंग की थी जो अभी कल जो लोग मारे गए हैं, ऑलमोस्ट सारा का सारा रिप्लेसमेंट जो जून में हुआ था, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हों, चाहे IRGC के हेड हों, चाहे जो लोग भी हों। तो उनका जिस तरह का पेनिट्रेशन है, जिस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस तरह का मिसाइल सिस्टम है, और जिस तरह से अमेरिकन वेपन्स का जो सपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट है, उसमें अब ईरान को लेके बहुत बड़ा मिसमैच है। वो उस वक्त भी खामेनी को मार सकते थे, और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि जब हम चाहेंगे तो हम मार देंगे। और उन्होंने कल जो पूरा जो ऑपरेशन शुरू हुआ, तो बल्कि वो ऑपरेशन हमें आपको तो लेट में पता चला, लेकिन ये पहली जो किलिंग हुई अटैक में वो खामेनी से हुई। खामेनी, हाँ, सुबह ही वो जो सुबह जो उनका जो पहला जो तेहरान में अटैक हुआ, हाँ, वो उनके प्रेमाइस पे हुआ था, खामेनी के प्रेमाइस में हुआ था। लेकिन शाम तक 7 बजे तक पुष्टि इसलिए नहीं हो पाई कि उनका जो पूरा वो इंटरनेट वगैरह था, जो पूरे वो चीज़ें थी, वो ज़्यादा कटी हुई थी, इसलिए वो उसको रिकग्नाइज़ करने में, उसको कन्वे करने में दिक्कत हुई। इसको ब्लूमबर्ग ने शायद इस न्यूज़ को ब्रेक किया था। तो उनका वो पहले ही स्ट्राइक में, पहले ही ऑपरेशन में, पहले ही पुश में वो कामयाब हो गए। और उसकी वजह ये कि उनका इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, वो बहुत दिन से वो ट्रैक भी कर रहे थे, खामेनी के मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। और उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिक्स कहता है कि अगर आप लीडर को मार देंगे, जो उनका चीफ लीडर है, जो उनका स्पिरिचुअल लीडर है, जो एक कल्ट फिगर की पोजीशन रखता है, उसको मार देंगे तो एक तरह की हताशा, एक तरह का फ्रस्ट्रेशन, एक तरह का फियर, एक तरह का जो पूरा पैनोया जो फैलेगा, उससे ऑटोमेटिक लीडरशिप कमज़ोर पड़ जाएगी। ये उनका बाकायदा ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी उसमें
लेकिन उनको मारने के बाद मतलब मेरे ख्याल में शायद जो स्ट्रेटजिक जो उनका एक बहुत ही स्टेप उतना बहुत ज़्यादा कामयाब इसलिए नहीं होगा कि वहाँ की जनता में जो सेंटिमेंट था रिजीम के ख़िलाफ़, जो वहाँ पे जो अपोजिशन था, जिसको हमने देखा दिसंबर में देखा, जनवरी में देखा, फरवरी में देखा, वो फोर्सेस फिर यूनाइट हो गई। इसलिए कि जो पहले मैंने कहा था, खामेनी जो सिंपली एक लीडर नहीं है, एक उनके लिए एक स्पिरिचुअल गुरु भी थे, धार्मिक गुरु भी थे, और सबके लिए एक सोर्स ऑफ कंफर्ट। तो पूरी दुनिया के शिया उनको गुरु मानते हैं? हाँ, ऑलमोस्ट तकरीबन। एक उनके कंटेंडर वहाँ पे इराक में होते थे, सिस्तानी साहब, उनका अभी कुछ दिनों पहले इंतकाल हो गया, लेकिन बाई एंड लार्ज जो फॉलोइंग है उनकी ज़्यादा फॉलोइंग है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि भारत जी, में भी देखिए आप प्रोटेस्ट हो रहा देखिए कि प्रोटेस्ट उदाबाद में हो रहा है, बल्कि उसके लिए वहाँ भी उससे बड़ा ख़तरा ये है कि जो सऊदी में जो शिया हैं, जो कुवैत में शिया हैं, जो बहरीन में शिया हैं, जो यूएई में शिया हैं, वो भी उनके लिए वहाँ की रिजीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसा ना हो कि वो लोग भी रिवोल्ट करें। जैसे 79 में इन लोगों ने बहुत मुश्किल से कंटेन कर रखा था इन लोगों को, जो वहाँ के शिया थे, जो वहाँ पे। मैं ये सर एक चीज़ पे जानना चाहता हूँ, क्या ये संभव है कि खामनेई जी के साथ में उनके ही लोगों ने गद्दारी की हो? देखिए, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो होता है, जो रियल पॉलिटिक्स है, उसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उनके साथ जो सहयोगी थे या जिनकी जान गई, बहुत सारे लोग हाल फिलहाल में बदले गए, और ऐसा भी कहा गया कि उनके साथ जो लोग थे उसमें कई और संख्या में थे, लेकिन जिनके मारे जाने की पुष्टि हुई उनकी संख्या कम थी। तो क्या उनके आसपास बदलाव हुए थे बीते दिनों कुछ? नहीं, बदलाव तो देखिए, ये सारी की सारी जो टीम मारी गई है, ये पूरा का पूरा जून का रिप्लेसमेंट था। अच्छा। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इस तरह का ब्लंडर की इतने बड़े टॉप बिग शॉट जो हैं वो एक जगह कैसे मीटिंग कर रहे हैं, जबकि इतने हालात इतने क्रिटिकल हैं, अब तब लगा हुआ है। और खामेनी साहब खुद भी, उन्होंने भी एक हफ्ता पहले बड़ी डिटेल मीटिंग की थी कि किसको कौन सा पावर डेलीगेट होगा, कौन एक जो वार कैबिनेट बनेगी उसमें कौन रहेगा, और इनका सक्सेसर कौन होगा, क्या मैकेनिज्म होंगे, सब चीज़ें। तो उनको लग रहा था कि चीज़ें अगर होंगी तो ही वॉज क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ सिचुएशन, खामेनी। लेकिन जहाँ तक आप ये सवाल कि क्या उनके लोगों ने गद्दारी, तो इन देखिए, एक जब रियल पॉलिटिक्स होती है, जब ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे इस्माइल हनिया को मारा, एकदम एग्जैक्टली उसी कमरे पे जहाँ वो स्टे कर रहे थे, उसी गेस्ट हाउस के एक कमरे को टारगेट करना, एक खामेनी के उस घर को टारगेट करना, उसमें कहीं से कोई वो नहीं हुआ, दाएं बाएं नहीं, दाएं बाएं, हिजबुल्लाह के एकदम उसी जगह उसी रूम में जहाँ हसन नसरुल्लाह बैठे थे वहाँ टारगेट करना। तो इससे लगता है कि इंटेलिजेंस अच्छे हिजबुल्लाह जो लीडरशिप है, वाक़ई कई बार उन्होंने अनाउंस भी किया, कई बार क्लेम भी किया कि हमारी जो पूरा ऑपरेटर्स है उसमें कहीं ना कहीं से मोसाद का पेनिट्रेशन है, CIA का पेनिट्रेशन है। तो ये सब चीज़ें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस चीज़ों की मतलब मामला ये है कि हम जो सब कुछ समझते हैं, जो पढ़ते हैं, जो बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं से आपको 1-2 साल बाद जब चीज़ें डिक्लासिफाइड होती हैं तो आपको उससे चीज़ें बिल्कुल ही एडवर्स सामने आती हैं। आपको हो सकता है कि हमें आपको 5-10 साल बाद मिले, किसी के पर्सनल नोट मिले, कोई गवर्नमेंट नोटिंग मिले, कुछ डायरी मिले, तो उसमें लगे कि नहीं, जो हमने बोला, जो हमने लेक्चर दिया, जो हमने बताया लोगों को, जो जनता को बताया, और जो हमने एक्सप्लेन किया, जो मैंने इंटरप्रेट किया, या जो मैंने पर्सपेक्टिव दिया, जो मैंने डायनेमिक दिया, वो सब कुछ फेल था, कहानी तो कुछ और थी। लेकिन फ़िलहाल इस तरह का लगता नहीं, इसलिए कि खामेनी का जो वो था, मतलब ये खामेनी का, मैंने बार बार कहा कि खामेनी का फिगर बहुत ही रिवर्ट फिगर, बहुत ही वर्शिप फिगर, बहुत ही कल्ट फिगर है। तो खामेनी के साथ ऐसा करना उस आवाम के लिए, जिसने मतलब पिछले 30 साल से, जिस आदमी ने, लोगों ने बहुत कहा कि ये रशा चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, लेकिन उस आदमी ने उस मुल्क में रहते हुए कहा कि नहीं, हम मतलब हमको मरना कबूल है, लेकिन हमको कहीं भागना, उसकी तरह सद्दाम की तरह हम हाइड आउट पर नहीं जाएंगे, गद्दाफी की तरह हम कहीं हाइड आउट पर नहीं जाएंगे, या ज़ैनुल आबिदीन ट्यूनीशिया की तरह हम कहीं भागेंगे नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें, तो उस फिगर को लेके, जो फिगर एक आम फिगर नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है, उसके ख़िलाफ़ फ़िलहाल जो गिवन सिनेरियो में ये कहना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होगा कि उनके आसपास कौन लोग थे? उनके आसपास जो लोग थे वो बड़ी अच्छे, देखिए वजह ये थी कि अलग मीटिंग नहीं कर सकते थे, कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पे काफ़ी उनका वो था, इजराइल का पूरा वो था। आपने देखा था पेजर एपिसोड, याद होगा आपको, जो लेबनान में हुआ था, मोबाइल ऑपरेट करना, हर जगह चीज़ें थी। वो लेबनान में तो सबके पेजर फटे थे, सबके पेजर फटे थे, जी, सब पे वो पेजर जो उसके ताइवान से आया था, कहाँ से आया था, उस पर ऑलरेडी उनके अपने कुछ ऐप वगैरह थे, क्या कहते। तो मुझे लगता है कि शायद वो कम्युनिकेशन करना, अगर कोई इंपॉर्टेंट कंसल्टेशन करना है, तो शायद उनको लगा कि अगर हम कम्युनिकेशन दूर से करेंगे तो हो सकता है कि मोबाइल में कुछ ऐसा, कुछ तरह की चिप्स हो, ऐसी चीज़ें ब्लास्ट करती, इससे अच्छा है कि हम फिजिकली बैठ के, हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जब इतनी सिचुएशन इतनी एडवर्स, इतनी ख़तरनाक है,
तो इतने बड़े बिग शॉट को, डिफेंस मिनिस्टर को, IRGC के हेड को, उनके टॉप एडवाइज़र को साथ बैठ के मीटिंग आप क्यों कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी ये है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अच्छा, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते? हाँ, उनको लगा होगा शायद जब पेजर हो सकता है तो मोबाइल भी हो सकता है, इस वजह से उन लोगों ने खास के साथ बैठ के मीटिंग की। उसमें ये सैबोटाज करना इनको, खमैनी को, मुझे लगता है शायद ये कहना ज़रा मतलब फ़िलहाल इम्पॉसिबल है। अब 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद चीज़ें कैसे टर्न होती हैं। बट सर, इनके साथ जो और जिन लोगों की जान गई उनके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, इनकी बेटी का इंतकाल हुआ है, इनके दामाद मारे गए, इनके नवासियाँ मारे गए इनके, और तकरीबन 30 बम इन्होंने मारे। और एक बम कम से कम, मेरे ख्याल में जो बम होता है वो 1 टन से कम का नहीं होता। तो सोचिए कि उस सिचुएशन में 30 बम मारने के बाद कौन बचेगा वहाँ पे। तो अभी धीरे धीरे रिपोर्ट्स आ रही हैं, धीरे धीरे, लेकिन मीडिया का पूरा फोकस, पूरी दुनिया का फोकस खामेनी पे है। तो अभी जो उनके आसपास जो किसी कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर मारा जाना, IRGC का हेड मारा जाना। क्या IRGC क्या है? वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स, जो उनको मैंने बात थी। अच्छा, वो जो IRGC के उसके हेड, उसका जो हुसैनी थे जी, कासिम सुलेमानी थे, सुलेमानी। IRGC के हेड तकरीबन मेरे ख्याल में, मेरा जो हायरार्की है, ही इज़ नेक्स्ट टू स्पिरिचुअल लीडर। वो जो सबसे अच्छी बुक में होता है, जो सबसे क्लोज होता है, वही IRGC का हेड बनता है। उसका मारा जाना, डिफेंस मिनिस्टर का मारा जाना, और उनके जो डिफेंस, उनकी डिफेंस काउंसिल है उसका चीफ सेक्रेटरी मारा जाना, ये बहुत बड़ी बात है किसी कंट्री के। लेकिन चूंकि खामेनी इतना टॉल फिगर है कि दुनिया की तरीके से आप कहेंगे पूरी टॉप लीडरशिप किल कर दी गई। टॉप लीडरशिप जिस तरह से जून में मारी गई थी, उसी तरह से इस बार मारी गई। जून में ज़्यादा मारी गई थी, जून में उनके कई साइंटिस्ट मारे गए थे, इस बार सिविलों को मारा गया। अभी आप बता रहे थे अहमदीजाद की खबर आ रही है, तो हो सकता है कि अभी तो वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन कोई ठिकाना नहीं। जिस तरह से पेनिट्रेशन है, जिस तरह का एग्रेशन है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस है, और उनके पास जिस तरह की विपनरी है, जिस तरह का उनके पास साइबर सिस्टम है, उस पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और पावर एसिमेट्री इतनी मिसमैच है कि उसमें ईरान का स्टैंड करना, अमेरिकन टेक्नोलॉजी का, इजरायली आर्म फोर्सेस का, उनके वेपन्स का, उनके पास ऐसी चीज़ें हैं, इतने प्रिसाइजली इतना मारने का, जिनके पास जो मिसाइल सिस्टम है, इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल की हम बात सुनते हैं, लेकिन ईरान लेकिन उनके पास उन जैसे कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी, कितनी टॉप ग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, हमें आपको शायद पता भी नहीं। सर, एक बात बताइए, एक पूरी दुनिया जो चीयर करती है ईरान को लेकर के, और एक दिखता है कि भाई चलो ठीक है, हाँ ये है जो अपनी हक की लड़ाई लड़े, लेकिन क्या ईरान के पास वो ताकत मौजूद है जो इनसे मुकाबला कर सके, इनके सामने टिक सके? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है, मतलब एक चीज़ होती है विक्ट्री, और एक चीज़ होती है कामयाबी जी। और सिर्फ किसी भी बैटल में, किसी भी बैटल फील्ड में सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि विक्ट्री क्या हो रही है, जीत क्या हो रही है, क्या हम कामयाब नहीं कामयाब हो रहे हैं। उसकी ये भी होती है कि हम किस पावर से, किस हद तक लड़े, कितना हमने, कहाँ तक हम स्टैंड किए। अब ये ईरान जो है, जो ईरान पे जो प्रेशर है, वो उसका इकोनॉमिक सैंक्शन, ये 45 साल से एक जनरेशन चली गई। तो एक जो अलग अलग इंसिडेंट का, अलग अलग एपिसोड का एक अलग अलग रिएक्शन होता है। कुछ लोगों की लगता है कि बहुत ही चार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ही ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है कि एक कंट्री जो है सैंक्शन के बावजूद वो टिकी रही। उसने ट्रम्प को, बाइडन को, बुश को, ओबामा को, उसने सबको झेला, बहुत सारे थ्रेट झेले, इजराइल के थ्रेट झेले, लेकिन सरेंडर नहीं किया। उसी के सामने सद्दाम ने सरेंडर कर दिया, उसी के सामने लीबिया ने सरेंडर कर दिया, उसी के सामने बहुत सारी कंट्रीज ने अपने वेपन प्रोग्राम को उसने सरेंडर कर दिया, कहा कि नहीं सिविलियन प्रोग्राम बनाएंगे, ये सब कराएंगे। तो उसमें जो है एक कुछ लोग हो सकते हैं, एक यूथ है जिसको बहुत ही लगता है कि ये तो हमारा हीरो है। एक जो बहुत ही प्रैग्मेटिक लोग हैं, सोचते हैं कि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ईरान को मिला क्या, हासिल क्या हुआ, जैसे आपने कहा कि क्या हासिल, हम भी सोचते हैं। एक तीसरा सेक्शन हो सकता है कि भाई ईरान के पास ऑप्शन क्या है, अगर सरेंडर करता है तो भी वही होगा, नहीं सरेंडर करता तो भी वही होगा। अभी आप देखिए, अभी एक वहाँ के जो टॉक में जो इन्वॉल्व थे, उन्होंने एक बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है बहुत लंबा चौड़ा। उन्होंने लिखा है कि तकरीबन जितने भी जो उन्होंने ग्रीन शीट बनाई थी, उसमें लगाया था ग्रीन, जहाँ पे ईरान एग्री कर गया, का वो पूरी शीट ग्रीन से भरी हुई थी, सब पे एग्री कर गए थे ऑलमोस्ट, तब भी अटैक हो गया। क्यों किया? तो उसको वो रिजीम चेंज करना उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि उनका ऑब्जेक्टिव उससे निगोसिएशन। तो क्या ये रिजीम चेंज कर सकते हैं? अभी ये स्थिति है नहीं, बहुत ये उतना, अगर वो इराक के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए कि रिजीम चेंज करने के लिए पहली बार आपको ग्राउंड ऑपरेशन करना होगा, और ग्राउंड ऑपरेशन में जो अमेरिका के पास जो बिटर मतलब लेसन है, वो अफ़गानिस्तान का है, इराक का है। तो मुझे लगता नहीं कि करना तो चाहेंगे, लेकिन चाहने में, उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कितना समय लगता है, और किस तरह के उनको ऑपरेशन। और इसमें ये भी एक बात और भी है कि इराक के मामले में इनको पूरा एक ग्लोबल कमेटी का साथ था। ईरान को लेकर अभी बहुत डिवीज़न है।
अभी उस तरह से नाटो पूरी तरह नहीं शामिल होगा, उनको और भी तरह मतलब कई जगह ऑब्जेक्शन वो करना पड़ेगा। तो मुझे लगता नहीं कि रिजीम जो है चेंज करना उनका ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन ज़रा बहुत ही मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन बहरहाल जिस वेस्ट ने जब भी अरब के वर्ल्ड के बारे में जो डिसाइड किया है वो कर लिया है, चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे यमन हो, चाहे जहाँ भी। मतलब हम ये मान सकते हैं कि ईरान इस समय पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़ा है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ईरान के पास अब लूज़ करने के लिए कुछ नहीं। ईरान अगर अब मतलब ये कहता है कि नहीं हम एग्री कर रहे हैं, तो नाउ द जनता विलास, अब क्या मतलब ये पहले कर लेते आप। ईरान नहीं करता है तो और लगातार ये बम जो मारने जा रही इनकी है। फोर्स है रेवोल्यूशनरी गार्ड, ये कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम जवाब देंगे। जाहिर सी बात है, वो देखिए वो क्या बदला नहीं, बदला लेने की बात देखिए, वो बदला लेने के अभी देखिए सब वहाँ जो जितने भी अमेरिकन एलाइज हैं, जो अमेरिकन बेसेस हैं, वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक का मूड है उसके फिलहाल जो मोमेंटम को बनाए रखने के लिए तो आपको तो कुछ तो बताना पड़ेगा। ये तो आप नहीं कहते कि नहीं हम वी आर लूजिंग द बैटल, वी आर डिफीटेड नाउ, वी आर रिडंडेंट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी आर हेल्पलेस। ऑफ कोर्स तो इस तरह की चीज़ें हैं, और उनको जाहिर सी बात है कि ख़ामेनी के मारे जाने के बाद उनके एक तरह का जो उनका जो सेंटिमेंट है, जो इमोशन है, उसको पब्लिक के साथ करस्पॉन्डिंगली कहीं ना कहीं तो उनको मैच करना है कि ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं ये लगने लगे कि हमारे ख़ामेनी जो लीडर थे उनको इन्होंने अबेंडन कर दिया, उन्होंने डंप कर दिया। अब लास्ट में मैं चलते चलते जानना चाहता हूँ कि ईरान के पास अब लीडरशिप के पास विकल्प क्या है? जो अगले आयतुल्ला होंगे वो कौन हो सकते नहीं, अभी जो खबरें आ रही हैं शायद ख़ामेनी के जो सन हैं मुश्तबा, क्या वो जीवित हैं? हाँ, मुश्तबा ख़ामेनी उनके बेटे हैं, उनको शायद बना लिया गया है। अभी जो खबरें हैं, लेकिन कंफर्म खबर नहीं है, अभी जो मीडिया में चीज़ें चल रही हैं बना लिया गया है। लेकिन अभी उनको लेके बहुत सारी अड़चनें ये भी होंगी, अभी लीडरशिप में एक हल्का सा रिफ्ट भी होगा। उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, उनका रेवोल्यूशन में बहुत यंग है वो, तो उनका रेवोल्यूशन में कोई जैसे ख़ामेनी साहब का ईरानी रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। वो ख़ुमैनी के बड़े करीबी थे, ख़ुमैनी के चहेते थे वो। जो लीडरशिप बनने के लिए जो एक पर्टिकुलर एक डिग्री होती है आयतुल्ला, वो उनके पास नहीं थी। उसको उन्होंने वो करके सुपरसीड करके उन्होंने उसको चुना गया था उनको, और उनको बाद में फिर डिग्री दी गई है। उसमें कई कैटेगरी होती है, रूहुल्लाह होती है, आयतुल्ला होती है, तो वो रूहुल्लाह थे, आयतुल्ला नहीं थे जिस दौरान बना गया था। तो वो औरा, वो पॉपुलरिटी, वो एक्सेप्टेंस उनके बेटे के पास नहीं है। तो अभी ये सब भी दिक्कत होगी कि कैसा करिश्मा कैसा है, क्या वो IRGC को, क्या वो एक्सपेडिशनरी काउंसिल को, क्या वो गार्जियन काउंसिल को, क्या वो मजलिस को, क्या जो ख़ुमैनी के करीबी लोग होते हैं उन लोगों को क्या वो एक साथ लेके चल सकते हैं, या उनके साथ उनके बीच अपनी पॉपुलरिटी को कंसोलिडेट कर सकते हैं, अपनी लीडरशिप को रीइंफोर्स कर सकते हैं। ये सब चैलेंजेस हैं। लेकिन अभी भी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वहाँ के जो और लीडर्स हैं, उन पे भी पूरा प्रॉपर खतरा है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल पूरी तरह खतरा है, वो जानते भी हैं। अभी तो कल खबर ये आई थी कि जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेशकियान, वो भी शायद इंजर्ड थे, लेकिन बाद में उसको डिनाई किया गया। लेकिन डिनाई करने के बाद ही कल शाम तक तो इनकी भी डेथ को डिनाई किया जा रहा था, ख़ामेनी की डेथ को भी। तो ख़तरा तो सब पे है, और मुझे लगता है कि इज़राइल का जो इस तक जो एग्रेशन है, किसी को किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए कि एनी टाइम दे किल एनी लीडर। उसमें हाँ बिल्कुल, जिस तरह का पेनिट्रेशन है, जिस तरह का जो कंट्रोल उनका है पूरा तेहरान पे, जिस तरह से कंट्रोल है। उन्होंने कहा भी था कि जून में कहा था कि वो पूरा जो हमारे पास वी आर कंट्रोलिंग द स्पेस, ईरानी स्पेस। ये नेतन्याहू का स्टेटमेंट था, उनके डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। तो उसमें कोई भी तर्जुमा नहीं। हाँ, जब ख़ामेनी को जब वो कर सकते हो तो इसका मतलब, और वो जब भी चाहेंगे उनके टिप पे है, जहाँ भी जिसको भी ना चाहे, हिज़्बुल्लाह को चाहा, नसरुल्लाह को मारा, हनिया को मारा, उनके लिए तो उसमें उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो लास्ट में दो चीज़ें हैं, ये जानना चाहूँगी। अब ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स थे, जो जिनको आतंकी संगठन कहा जाता है, बहुत सारे देश उनको आतंकी संगठन कहते हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हुती, इन तीनों की पावर सप्लाई लाइन क्या इससे बाधित हो जाएगी ख़ामेनी की जाने? वो ऑलरेडी मतलब मेरे ख्याल में ईरान पे इजराइल ने तभी हाथ डाला है जब इन तीनों इंटिटीज़ को कमज़ोर कर लिया। हमास तो ऑलरेडी उन्होंने तकरीबन फिनिश ही कर लिया है। हमास इज़ ऑलमोस्ट फॉर नेम सेक दैट एग्जिस्टिंग। हिजबुल्लाह भी ऑलरेडी साइडलाइन है, उनका लेबनान में ऑलरेडी अटैक हो रहा है। डेली कुछ ना कुछ सदर्न लेबनान जो हिजबुल्लाह का पूरा हब है, जो उनका पूरा बेस है, वहाँ पे डेली अटैक हो रहे हैं। हुतीज़ को हम नहीं सुनने कि हुतीज़ का क्या हुआ। हुतीज़ ने कहा था कि जब तक गाज़ा पे अटैक हो तब तक हम रेड सी वगैरह में डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन जब तक सीज़ फायर हो गया, हालांकि सीज़ फायर तो नहीं है, वो डेली बम्बार्डमेंट हो रहा है। तो हुती तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी सारे के सारे जो प्रो ईरान जो मिलिशिया थी तकरीबन ऑलरेडी मार्जिनलाइज हैं, ऑलरेडी सबड्यूड है, न्यूट्रलाइज हैं, तकरीबन उनके पास कोई दमखम बचा नहीं है। तभी इजराइल ने ये स्टेप लिया है। जी, मतलब पहले एलाइज को कमजोर कर लिया, उसके बाद एक आखिरी में कि अब रशिया और चीन की तरफ से बयान आ रहे हैं।
पुतिन की तरफ से आया कि निंदा की कि ये मानवीयता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है कि स्टेट में जाकर के उसके हेड ऑफ स्टेट को मार देना। चाइना की तरफ से भी बयान नहीं आ रहे, निंदा की जा रही, लेकिन इनकी तरफ से कोई फ्रंट से नहीं आता है। तो इसको खामनेई के जाने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंज आएगा? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए, पिछले 2 साल में एक चीज़ साबित हो गई जो दुनिया डिस्कस कर रही थी तकरीबन 10-15 साल से, कि चाइना का राइज हो रहा है, चाइना रिप्लेस कर रहा है, चाइना बिल्कुल एक तरह का नया एक सेंटर ऑफ पावर बन रहा है। उससे ये चीज़ साबित कर दी कि जब तक कि आपके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है तो, लेकिन जब तक आप उसको डिस्प्ले नहीं करेंगे, जब तक उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी भी ये साबित ये है कि जब इन टर्म्स मिलिट्री सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही है जो किसी कंट्री की पॉलिटिक्स को चेंज कर सकता है, किसी की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन कर सकता है, रीओरिएंट कर सकता है, ये रीशेप कर सकता है। अगर किसी को ये उम्मीद है कि रशिया जो है आएगा, ज्वाइन करेगा या चाइना ज्वाइन करेगा, तो ये बिल्कुल, मतलब मैं अपनी लाइफ टाइम में तो नहीं देख सकता कि चाइना जो है ईरान के लिए जाके लड़ाई जब मैदान में। लेकिन चाइना की हिस्ट्री भी नहीं है। चाइना का जो पूरा का पूरा जो राइज है वो सिर्फ इकनॉमिक राइज है। और मुझे लगता है कि इकनॉमिक पावर उस वक्त तक उसकी वैल्यू नहीं जब तक कि उसको आप अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ में ट्रांसलेट न कर सके, जैसे कि अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का इकनॉमिक पावर की जो वो है उसको सब्सटेंशिएट करता है मिलिट्री महाशक्ति, तो उसको पूरी दुनिया में जो बेसिस है वो बनाती हैं। तो वो चीज़ चाइना के कल्चर में नहीं है वो। और रशिया खुद अपनी यूक्रेन पर प्रभाव, और उसके अलावा भी 2 साल में हमने देखा कि गाज़ा में इतना सब कुछ हुआ, लेकिन किस कंट्री ने जम किया, जिससे उम्मीदें थी कि ईरान ये बहुत ज्वाइन कर लेगा, टर्की ज्वाइन कर लेगा। ये वो कंट्रीज हैं जो उन्होंने हमेशा पैलेस्टाइन के नाम पे अपनी लोकल पॉलिटिक्स की है। जब वो नहीं कर सके तो रशिया और चाइना से इस तरह की उम्मीद करना। और बिल्कुल ईरान ने भी एक हफ्ता पहले कहा था कि हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे अपनी, रशिया को हमको वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये ईरानी ऑफिशियल स्टेटमेंट ही है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान भाषा में समझाया। बिल्कुल हमारे जैसे कॉमन मैन को जिसको बहुत समझ नहीं है कि क्या है, लेकिन आपने बहुत ही आसान तरीके से स्ट्रक्चराइज कर दिया, ब्रीफ हिस्ट्री भी बताई और करंट सिनेरियो भी समझाया। तो सिद्दीकी सर ने जो जानकारी दी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत इंसाइट मिले हैं और थैंक यू सो मच, आप हमारे गेस्ट के तौर पे आए। और हम कोशिश करेंगे कि जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस तरीके से और भी विद्वान, मैं मानता हूँ कि पत्रकार विद्वान नहीं होते, पत्रकारों का काम होता है विद्वानों को आपके सामने लाना। तो सर से हमने रिक्वेस्ट की, सर ने आकर के ये जानकारी दी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरीके का डिटेल जानकारी चाहिए तो भी आप हमें लिख सकते हैं कि इस किस टॉपिक पे, किस मुद्दे पर पर्टिकुलर किन लोगों को बुला करके जाना और समझा जा सकता है। थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये पूरी बातचीत कैसी लगी और न्यूज़ पिंच को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।